हाँ जी, तो मैं पूछ रहा हूँ एनसीईआरटी क्लास 12 वाला खत्म हो गया, कोई डाउट अभी भी बचा है? अब जैम स्टार्ट करें या क्या अभी डाउट पूछना है? सर जैम। सबने फिनिश कर लिया एनसीईआरटी पूरा? ओके, तो एक मिनट। सर एक डाउट था मैं एनसीईआरटी से रिलेटेड। अच्छा, मतलब वैसा क्वेश्चन है तो मैं एनसीईआरटी से। बताओ, ट्राई करते हैं। सर ए स्पीक द ट्रुथ 3 times out of 4 and B speak truth 2 times out of 3. A die is thrown. Both assert that the number turned up is 2. Find the probability the truth of their assertion. फाइंड द प्रोबेबिलिटी डाई दैट। 3 में से 4 बार सच बोलता है, एक 3 में से 2 बार सच बोलता है, और फिर डाई उछल जाती है कि 2 आएगा, तो क्या प्रोबेबिलिटी दोनों में सही होगी? क्या प्रोबेबिलिटी दोनों में से एक सही है? दोनों सही है सर, दोनों की असर्शन ट्रू है। अच्छा, हाँ और सर, ये क्वेश्चन ग्रुप में चल रहा था, नहीं पता। सो क्या गिवन है कि लाइक डाई पे वन, क्या बोला तुमने उस पे? डाई पे 2 सर, 2। टू आता है, गिवन है तुम्हें? हाँ सर, 2 आता है। हाँ, तो या तो सच बोलेगा या झूठ बोलेगा, तो केसेस बना लो, क्या दिक्कत है? E1 तुम ले लो, कितने पॉसिबल केसेस है? क्या हो सकता है? तो एक बार दोनों सच बोले, एक बार एक सच बोले, झूठ बोले, एक बार एक झूठ बोले, एक सच बोले, फिर दोनों झूठ बोले। हाँ, चार चार केस बना लो। इवेंट ए गिवन ही है तुम्हें कि लाइक और सर सबको ऐड कर देना है, सारे इवेंट्स को। ऐड क्यों करना है? मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करना है। हाँ, तो उसमें अगर तुम इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दे तो दोनों सच बोल रहा है तो उसके सच बोलने की इनटू उसके सच बोलने की, दोनों दोनों के सच बोलने की मल्टीप्लाई कर दो। हाँ, ओके। तो उससे ए गिवन ही है तो उससे निकाल दो। ओके, ठीक है। तो सो आई होप आप लोगों ने एनसीईआरटी पूरा कंप्लीट कर लिया होगा, 11 12 का पूरा एक एक क्वेश्चन आपने कंप्लीट कर लिए होंगे, क्योंकि वो हेल्प करेगा कहीं ना कहीं आगे। सो अब बाकी ये रहा जैम का सिलेबस, ठीक है? ये जैम स्टैटिस्टिक्स का सिलेबस है। तो इसमें तुम्हें पता ही है कि MS 30% मैथमेटिक्स पोर्सन है, ठीक है, लिखा हुआ है, और 70% स्टैटिस्टिक्स पोर्सन है। ये मैथ्स के सिलेबस है, सीक्वेंस सीरीज, डिफरेंशियल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस एंड लीनियर अलजेब्रा हो गया। अब स्टैट्स का सिलेबस स्टार्ट होता है यहाँ से, ठीक है? तो अब ये सब चीज़ें हालांकि हम डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से डिस्कस करूंगा मैं। तो एक बार जस्ट थ्योरीज एक बार पूरा डिस्कस कर लेंगे, फिर क्वेश्चंस कुछ बुक से करेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर पेपर जो जैम के आ चुके हैं उससे करेंगे, ठीक है? सो अब बेसिक्स बाकी उन लोगों को दिक्कत हो सकती है जिन्होंने 11 12 की प्रॉपर्टी ढंग से नहीं करी है ना, तो उनको दिक्कत होगी। तो इसलिए जो नए बच्चे हैं, पहले 11 12 क्लास की जो प्रोबेबिलिटी है एनसीईआरटी से एक बार एग्जाम्पल्स एक्सरसाइजेस कर लेना, क्योंकि वो बेसिक तुम्हारा थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर देगा, फिर आगे की चीज़ें समझने में आसानी होगी। सो ठीक है, यही से स्टार्ट करते हैं फिर से। तो बताओ रैंडम वेरिएबल क्या है? रैंडम एक्सपेरिमेंट। सो हाउ डू डिफाइन रैंडम एक्सपेरिमेंट? कोई बताओ आप में से, रैंडम एक्सपेरिमेंट कैसे डिफाइन करते हो आप? एक्सपेरिमेंट्स आर वेयर दैट इज नॉट रैंडम। हाँ ठीक है, तो कोई एक्सपेरिमेंट है जहाँ पे, सो अगर बुक का लैंग्वेज लिखेंगे तो ऐसा लिखता है कि लाइक
एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन आउटकम, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन आउटकम्स, ठीक है, इन विच वी कैन नॉट प्रिडिक्ट सो एक्सपेरिमेंट है जिसमें एक से ज्यादा आउटकम है और उस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट मैं क्या लिख रहा हूं अपने लैंग्वेज में, एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन आउटकम इन विच वी कैन नॉट प्रेडिक्ट रिजल्ट इन एडवांस। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो कोई एक्सपेरिमेंट है, तुम्हें पता है कि उसके आउटकम्स क्या क्या है, बट यू कैन नॉट श्योरली टेल दैट दिस विल कम, मतलब तुम्हें पता है क्या क्या आ सकता है बट एग्जैक्ट रिजल्ट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, है ना। सो ऐसे कुछ लिख सकते हो, सो एग्जैक्ट रिजल्ट कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड या वी कैन नॉट प्रेडिक्ट एग्जैक्ट रिजल्ट इन एडवांस। सो पहले से तुम नहीं बता सकते एग्जैक्ट क्या आएगा, वो आ भी सकता नहीं भी आ सकता, ऐसा बोल सकते हो, एग्जैक्ट भी नहीं बोल सकते। तो उस तरह के एक्सपेरिमेंट को रैंडम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। सो जैसे एग्जांपल हो गया टॉसिंग अ कॉइन, है ना, ये बहुत बेसिक एग्जांपल है कि आप कॉइन को टॉस करोगे सो यू नो दैट हेड या टेल में से कोई एक आएगा, ये पॉसिबल आउटकम हो गया, बट यू कैन नॉट प्रेडिक्ट दैट हेड ही आएगा या टेल ही आएगा, है ना। तो इसलिए रैंडम है, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है। या थ्रोइंग अ डाई, या हो गया ड्राइंग अ कार्ड, ये सब कुछ बहुत वेल नोन एग्जांपल है जो आप बचपन से देखते आए हो, ड्राइंग अ कार्ड। ओके, सो अब रैंडम एक्सपेरिमेंट के बाद आता है, सो आउटकम से समझ आएगी, आउटकम्स जो पॉसिबिलिटीज है उस एक्सपेरिमेंट में जो भी जी हाँ 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 क्या नहीं आ रहा है, आपका राइटिंग समझ नहीं आ रहा है, तो धीरे धीरे समझ आ जाएगा, डोंट वरी। तो अभी धीरे धीरे आदत हो जाएगी। कर दो जो आपने लिखा है। अच्छा जो लिखा है, हाँ। सो देखो एक्चुअली मैंने अपने लैंग्वेज में लिख दिया, बुक में तुम्हें बेटर मिलेगा अगर मैं रोहित की बुक से पढ़ के बताऊं क्या लिखा है इन लोगों ने। सो देखता हूँ इन्होंने क्या लिखा है। सो अच्छा मैं पढ़ देता हूँ क्या लिखा है, हाँ वो बहुत मैं ऐसे लिख दिया, सो पढ़ने में दिक्कत हो रही है नहीं। अच्छा मैं एक बार फिर से तुम्हें इसको रिपीट कर देता हूँ। सो क्या लिखा है मैंने कि एन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन आउटकम्स, so an experiment consists of more than one outcomes in which we cannot predict exact result in advance, ठीक है। ये मैंने अपने लैंग्वेज में लिखा है, बुक में आपको थोड़ा स्टैंडर्ड लैंग्वेज में लिखा मिलेगा, सो बुक से आप देख सकते हो। जैसे रोहित की वाली बुक में शुरू यही से किया इन्होंने भी। वीके रोहित की जो बुक एक्चुअली फायदा उसका ये है, ये इस हेडिंग से होगा, ये प्रिंटेड मतलब मैंने फोटोकॉपी कराया है, ओरिजिनल भी हो सकता है। इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, थर्ड एडिशन है मेरे पास। वीके रोहित की AKMD क्या है, एहसास चला है ना, ये बुक है। तो इसमें क्या है कि जो जैम का पूरा सिलेबस है उस ऑर्डर में ये बुक भी है, एक्चुअली सेम ऑर्डर में, जो सिलेबस जिस ऑर्डर में स्टैट्स का, ये बुक भी उसी ऑर्डर में है। तो देख सकते हो आप। बाकी गुप्ता को प्रैक्टिस के लिए आप रख सकते हो, उसमें प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस, उससे प्रसन्ना साहू से प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चंस। इसमें थ्योरेटिकल ज्यादा है, इसमें थ्योरी ज्यादा है, प्रॉब्लम्स कम है। सर इसका एडिशन 2 लिख रहे थे, सेकंड एक थर्ड कौन सा? जो लेटेस्ट एडिशन होता है वो ज्यादा, एज थर्ड एडिशन मेरे पास है, तो थर्ड एडिशन सेकंड एडिशन बेटर होगा ना, क्योंकि उसने कुछ अपग्रेड किए होंगे इसमें। इसका सर पीडीएफ है आपके पास? पीडीएफ गूगल पे भी है, तो गूगल पे नाम सर्च करो वीके रोहित की प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, आएगा पीडीएफ, गूगल पे भी है, कोई बच्चा भेज दे, ठीक है सर, कोई बच्चा भेज देगा आपको, कोई दिक्कत नहीं। सर वैसे ये बुक आउट ऑफ प्रिंट हो गई है। आउट ऑफ प्रिंट, अच्छा वहां पे मिल नहीं रहा ऑनलाइन। यस सर। हाँ 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 सर वैसे भी बहुत कॉस्टली है सर, इसका प्राइस बहुत ज्यादा है, 3-4 हजार इतने की। नहीं 15-16 हजार भी दिखाते हैं, तो हर तरह का है, डिपेंड करता है वो प्रिंट कहाँ का है। तुम्हें फोटोकॉपी कराने 400-500 में हो जाएंगे, और उनको बोलो बुक बना के दे देगा, ये बिल्कुल बुक बना के दे देगा फोटोकॉपी बाइंड करके।
ठीक है ना। बाकी प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस के लिए तुम्हारे पास प्रसन्ना साहू की बुक और वो जो है गुप्ता का बुक में बहुत सारे क्वेश्चंस है, उसको प्रैक्टिस करो। ये थ्योरी के लिए बुक है, इसमें थ्योरी ज्यादा है, प्रॉब्लम्स कम है, बहुत कम प्रॉब्लम मिलेंगे। एग्जाम्पल 2-3 है, एक साइज में 8-10 क्वेश्चन है, बस प्रॉब्लम ज्यादा नहीं है। थ्योरीज बहुत सही इस बुक में है, तो उस तरह से है। सो इन्होंने जो अगर आप देखोगे डेफिनेशन इन्होंने क्या लिखा है, सो a random experiment is an experiment in which all outcomes of the experiment are known in advance, ये बुक का लैंग्वेज है, and any performance of the experiment result in an outcome that is not known in advance. Okay, the experiment can be repeated under identical conditions. So तुम बुक अगर तुम्हारे पास है तो you can see, घर देखो जब भी जो क्लास में पढ़ाता हूँ थोड़ा टाइम निकाल कर बुक में भी देख लेना वो चीज़, उससे क्या होगी थोड़ा टॉपिक तुम्हें वो चीज़ें भी समझ आएगी जो मैंने हो सकता क्लास में ना बताया हो। कई सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं, या बुक का लिखने का तरीका अपना होता है, मेरा अपना तरीका है। सो मतलब बुक भी साथ में फॉलो करते रहना, उससे बेटर रहेगा। यू जस्ट एक बार बुक भी देखते रहना, डेफिनेशन पढ़ लो या एग्जांपल्स कर लो, एक्सरसाइजेस कर लो, एक बार थोड़े से वो कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग हो जाएंगे तुम्हारे पूरे। सो यहाँ लिखने का सिंपल मतलब ये, कोई एक्सपेरिमेंट है जिसके आउटकम्स तुम्हें पता है बट एग्जैक्ट रिजल्ट यू कैन नॉट प्रेडिक्ट। सिंपल मतलब ये है, और ये सब एग्जाम में डेफिनेशन थोड़ी आने हैं, वो तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, लिख रहे हैं, ठीक है। ओके, सो ये कुछ एग्जांपल्स हो गए, जैसे कॉइन को टॉस करना या डाई को रोल करना या कार्ड को ड्रॉ करना, ठीक है ना, इस तरह से ये कुछ एग्जांपल्स हैं। आगे आते हैं। सो अगला आता है वर्ड, क्या आता है, सैंपल स्पेस। ठीक, तो सैंपल स्पेस क्या होगा, set of all outcomes of an event. एन इवेंट नहीं, The set of all possible outcomes. Experiment. ऑफ एक्सपेरिमेंट। हाँ, सो सिंपल है, एक सेट है, सो दिस इज जस्ट अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। सो इट इज डिनोटेड बाय, या तो ओमेगा लिख सकते हो या एस लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है। सो या और भी कोई नोटेशन तुम्हारी मर्जी है, तुम ले सकते हो। कुछ बुक में कैपिटल एक्स भी ले रखा है ना, सो डिपेंड करता है। हालांकि कैपिटल एक्स बाद में रैंडम वेरिएबल हो जाता है। सो इट इज डिनोटेड बाय ओमेगा और एस। एग्जाम्पल देख लो, जैसे सिंपल एग्जाम्पल है, सो अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, तो आप ये तो पूछने की जरूरत है नहीं, सबको पता ही है। तो ये आपका सैंपल स्पेस हो गया। मैं ओमेगा यूज कर रहा हूं नोटेशन। सो अ कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, तो यहाँ जो सैंपल स्पेस है मतलब फर्स्ट टाइम हेड या टेल आएगा, सेकेंड टाइम हेड या टेल आएगा, तो इसको जब एक साथ लिखते हैं सो एच 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 टी टी एच टी टी, है ना, इस तरीके से है। सो बाकी ऐसे ही लिख सकते हो आप। तो ये एक्सपेरिमेंट है, वो सैंपल स्पेस है। अ डाई इज थ्रोन, मान लो वंस, सो एक बार थ्रो किया तो आपको पता है कि 1 2 3 अप टू 6 तक, फिर अ डाई इज थ्रोन वंस, ठीक है। और कोई और मान लो डाई इज थ्रोन ट्वाइस। सो एक डाई को 2 बार थ्रो करो या 2 डिफरेंट डाई को एक बार थ्रो करो, प्रोबेबिलिटी के सेंस में सेम बात है, ठीक है ना। सो दे आर सेम थिंग। सो यहाँ पे सिंपल आपका जो आउटकम होगा 1 1 से स्टार्ट होगा। सो ये सब एक्चुअली इतना ज्यादा मतलब मुझे डिटेल में बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये सब सबको आता है, आप लोग बचपन से पढ़ते हैं। बस एक बार हम कवर कर रहे हैं, इसलिए एक बार पूरा देख लेते हैं कैसे कैसे है, ठीक है। सो ये सैंपल स्पेस सिंपल क्या है कि उस एक्सपेरिमेंट के जो भी आउटकम्स हो सकते हैं उसका एक कलेक्शन है। ओके, अब आते हैं इवेंट पे। इवेंट क्या होगा, बताइए आप इसको, इवेंट क्या है। Collection of subset of sample space. कलेक्शन ऑफ सबसेट नहीं, कोई भी एक सबसेट। कलेक्शन बोल देंगे तो वो पावर सेट हो गया, है ना। वो आपने जब ये डेफिनेशन बोला वो सिग्मा फील्ड का डेफिनेशन जो आगे मैं कराऊंगा अभी। तो इवेंट क्या है, कोई एक सबसेट है ना। अगर सारे सबसेट को एक सेट बना दिया आपने तो पावर सेट हो गया, जो कि सिग्मा फील्ड होता है। तो क्या करते हैं, जस्ट
एनी सबसेट ऑफ ओमेगा इज कॉल्ड, ओमेगा लिखने का मतलब है सैंपल स्पेस लिख लो, एनी सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस इज कॉल्ड एन इवेंट। ठीक है, सिंपल है कि कोई भी सबसेट ले लो सैंपल स्पेस का वो इवेंट है। सो एग्जांपल के तौर पे जैसे एक्सपेरिमेंट अगर मान लो मैं लेता हूं है टॉसिंग अ कॉइन, सिंपल, तो इसका सैंपल स्पेस अगर मैं लिखूं तो आप सबको पता है कि हेड या टेल आएगा। अब इसके पास कितने इवेंट्स हैं, इस ओमेगा के पास कितने इवेंट्स हैं, या इस एक्सपेरिमेंट में कितने इवेंट्स हो सकते हैं? दो, नहीं, चार, चार, हाँ तो 6 ही बोलो। सो क्या होगा, सिंपल है, मतलब हमने क्या लिखा सबसेट ना, तो सैंपल स्पेस के जितने सबसेट्स होंगे हर सबसेट एक इवेंट है। तो आप देखोगे कि इस एक्सपेरिमेंट में कितने इवेंट्स हो सकते हैं, आप अगर आप इस तरह से लिखोगे 3, क्यों 3? सर 4 होगा। हाँ फाइव भी होगा। ठीक है ना, तो टोटल कितने इवेंट्स हो सकते हैं मैं पूछना चाह रहा हूँ। सो है ना, अभी देखो इसी में कंफ्यूजन होने लगा लोगों को। सो इवेंट्स, मैंने यहाँ डेफिनेशन लिख ही रखा है सबसेट, तो आपको देखना है इसके कितने सबसेट हैं। तो इवेंट्स होंगे 5, सेट कंटेनिंग H, सेट कंटेनिंग T, सेट कंटेनिंग HT। तो यहाँ 4 इवेंट्स पॉसिबल है ना, इसको आप बोलते हो ना इम्पॉसिबल इवेंट। सो इम्पॉसिबल इवेंट मतलब एम्प्टी सेट हो गया तो, और सैंपल स्पेस ही आ गया तो ये श्योर इवेंट होता है, या सर्टेन इवेंट बोलते हैं ना आप लोग, सर्टेन इवेंट। सो इस तरीके से बाकी बीच के प्रॉपर सबसेट है, मैं एग्जांपल थ्रू समझा रहा हूँ, और भी बाकी हो सकते हैं। तो जो भी सबसेट आप ले सकते हो वो एक इवेंट है, तो हर सबसेट एक इवेंट है, सिंपल। तो एम्प्टी सेट भी एक सबसेट है, ओके, तो एम्प्टी सेट भी एक इवेंट है। चलो थोड़े आगे बढ़ते हैं। अब एक वर्ड आता है सिग्मा फील्ड, ठीक है सही को पीछे करना। जी। सो Sir, who can guess your इम्पॉसिबल इवेंट, एक तो राइटिंग इतनी अच्छी है ना मेरी, तो श्योर और सर्टेन इवेंट। और ये जो लिखा है श्योर है, मतलब सैंपल स्पेस हो गया ना, तो प्रोबेबिलिटी तो 1 हो जाएगी, श्योर और सर्टेन इवेंट। ठीक है, तो भी कहां स्टार्ट किया, जैसे हमने स्टार्ट किया रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, फिर सैंपल स्पेस क्या है, इवेंट क्या है, अब आएंगे सिग्मा फील्ड पे। तो हालांकि सिग्मा फील्ड के कई सारे डेफिनेशंस हैं, लेकिन जैसे कलेक्शन ऑफ ऑल इवेंट्स, ये भी सिग्मा फील्ड होता है, ऐसे बोल सकते हो आप, कलेक्शन ऑफ ऑल इवेंट्स जो है वो सिग्मा फील्ड है। या मैं प्रॉपर डेफिनेशन लिखता हूँ, ठीक है, closed under intersection and union, हाँ उस फॉर्म में लिखते हैं, यस। closed under complement? सो ऐसा होगा कि अ सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ सैंपल स्पेस सच दैट, सो अ सेट, कुछ नाम दे देते हैं, तो कुछ नाम इसका दे दो। सो अ सेट, कुछ नाम क्या ले लो इसका, सिग्मा, क्या फिर से लोग नाम रखते हैं, कुछ भी रख लो, अभी तत्काल तो मैं चलो ए ले लेता हूं। सो अ सेट ए ऑफ सबसेट्स ऑफ सैंपल स्पेस ओमेगा सच दैट, पहली कंडीशन है 5 मस्ट बिलोंग टू ए, दूसरी कंडीशन है कि इफ कोई इवेंट ई है, ई बिलोंग्स टू ए, देन ई कॉम्प्लीमेंट मस्ट बिलोंग टू ए। एक तो मैं ऐसा था ए ऐसे लिख रहा हूं,
सो दिस ए एंड कुछ भी लिख सकते हो तुम। तीसरा इफ मान लो ऐसा है E1 E2 अनकाउंटेबल है, ठीक है, दिस बिलोंग्स टू ए, देन यूनियन ऑफ ऑल AIs I from 1 to infinity belongs to A। A मतलब नोटेशन यूज कर रहा हूँ सिग्मा फील्ड के लिए, ये सिग्मा अलजेब्रा भी इसको बोलते हैं, कुछ अगर ऐसा वर्ड यूज होगा तो उसको आप ये भी लिख सकते हो सिग्मा फील्ड या सिग्मा अलजेब्रा। ये मेजर थ्योरी में ये वर्ड यूज होता है सिग्मा अलजेब्रा, तो वही सिग्मा फील्ड वही है। तो ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए, तो हम बोलेंगे वो सिग्मा। हाँ यूनियन ऑफ 1 I to infinity EI। अच्छा AI लिख दिया, हाँ ये EI, यस। तो चूंकि मैं EI लिखा हूं तो मैं EI लेके चलूंगा, यस थैंक यू। तो यूनियन ऑफ EIs I from 1 to infinity that belongs to A। सिग्मा फील्ड कुछ लोग F लेके चलते हैं, तुम F भी ले सकते हो, A ले सकते हो, कुछ भी नोटेशन अपना देख लो। हेलो सर, Yes. सर आप यूनिट जो काउंटेबल होगा या फिर अनकाउंटेबल? क्या काउंटेबल होगा? सर यूनियन जो आप ले रहे हैं, हाँ। I running from 1 to infinity, हाँ। अनकाउंटेबल वाला होगा या डिस्क्रीट वाला होगा? ये डिस्क्रीट वाला है, काउंटेबल यूनियन है। ठीक है सर, थैंक यू सर। तो ठीक है 1 2 3 4 इस तरह से ले रहे हैं हम। अनकाउंटेबल फील्ड भी होता है, हाँ अनकाउंटेबल फील्ड्स में होता है, तो सिंपल फील्ड होते हैं। हाँ उसमें होता है आगे जाकर, नहीं मेजर थ्योरी में बहुत सारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, हालांकि इस यहाँ काउंटेबल ही जरूरत पड़ेगी, उससे ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ये सब लिया, इन सब का यूनियन एक साथ लिया, E1 E2 E3 पर जो भी सेट्स है अगर फाइनाइट ही है तो उसका यूनियन देखेंगे इस तरह से, या कोई भी दो ले लो, यू टेक एनी टू एट अ टाइम तो भी वो उसमें होगा, ये चीज है। और देखो एग्जांपल एक को लिख के दिखाता हूं मैं। जैसे मान लो सिंपल एक्सपेरिमेंट था, अ कॉइन इज टॉस्ड, ठीक, तो ये एक्सपेरिमेंट था, इसका सैंपल स्पेस आया था हेड या टेल। अब इसमें जो तुम्हें मैं पूछना चाह रहा हूं कितने सिग्मा फील्ड मैं कंस्ट्रक्ट कर सकता हूं, पहले ये बताओ। जैसे इवेंट्स तुमने देखे थे, तो जो ये तो हो गया तुम्हारा एक्सपेरिमेंट, ये हो गया आपका सैंपल स्पेस, और आगे अगर आप करोगे तो मान लो मैं लिख दूं इवेंट्स, फाई जैसे लिखा था HT, तो ये आपके हो गए इवेंट्स। तत्काल तो मैंने इवेंट्स लिख दिया, लेकिन हालांकि जनरल सेंस में ये लिखना गलत होगा, ठीक है ना। सो अभी लिख दिया मैंने, ठीक है, लेकिन इन जनरल गलत हो गया, ठीक है, हम लोग उतने अभी एब्स्ट्रैक्ट में नहीं जाएंगे। तो अब मैं बोल रहा हूँ F1, चलो या A1 लिखूं, A नोटेशन यूज किया तो A ही लिखता हूं। सो आपसे मैं पूछूं कि सेट कंटेनिंग फाई एंड सेट कंटेनिंग HT, क्या ये सिग्मा फील्ड होगा? यस सर। यस सर। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या। सर ये फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन एम्प्टी सेट फाई, ठीक है, एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट, फाई जो है ना, जिसको आप लोग फाई को कैसे समझते हो ऐसे ना, ये चीज है। सो एम्प्टी सेट मस्ट बी, अच्छा, तो एम्प्टी सेट उसमें होने चाहिए, और एम्प्टी सेट होगा तो सेकेंड कंडीशन बता रहा है कि हमेशा सैंपल स्पेस तो होगा ही, है ना। अगर एम्प्टी सेट उसमें है तो उसका कॉम्प्लीमेंट सैंपल स्पेस होता है, वो तो होना ही चाहिए। तो एम्प्टी सेट और सैंपल स्पेस तो हमेशा होगा सिग्मा फील्ड में, ठीक। अब दूसरा सिग्मा फील्ड अगर मान लो A1 दे दिया नाम मैंने, अरे यार A1 इसका मैंने नाम दे दिया, मान लो अभी मैं दूसरा कंस्ट्रक्ट करता हूं A2, तो बताओ ऐसा कोई तुम कंस्ट्रक्ट कर सकते हो 3 एलिमेंट हो, ऐसा बना सकते हैं क्या? चलो मैं तुझसे पूछता हूं, फाई सेट कंटेनिंग H सेट कंटेनिंग HT, क्या ये सिग्मा फील्ड है? नो सर। नो सर। क्यों नहीं है? सर सिंगल नहीं। ये सिंगल, एच का H का कॉम्प्लीमेंट नहीं है। हाँ H का कॉम्प्लीमेंट नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे यू हैव टू टेक सेट कंटेनिंग H, तो इसका कॉम्प्लीमेंट भी लेना पड़ेगा और फिर यूनियन भी इसका होना चाहिए। सो ये है जो कि खुद क्या आ गया, ये क्या आ गया, पावर सेट ऑफ
ये आ गया पावर सेट ऑफ सैंपल स्पेस, ओमेगा बोल दो। सो ये दूसरा वाला लिखा है हमने, वो पावर सेट ही हो गया। तो पावर सेट तो हमेशा होगा क्योंकि पावर सेट कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स होते हैं, तो पावर सेट हमेशा सिग्मा फील्ड है। और जहां पे सिग्मा फील्ड स्पेसिफाइड नहीं है, जैसे मान लो अब तक आपने प्रोबेबिलिटी बहुत पढ़े हैं, है ना, और सिग्मा फील्ड नहीं पता है मान लो, तो उस केस में सिग्मा फील्ड वहां पे क्या था, तो हर जगह कुछ नहीं है तो सिग्मा फील्ड पावर सेट ही है। इसीलिए हम बोलते हैं हर सबसेट इवेंट है। जैसे मान लो किसी क्वेश्चन में सिग्मा फील्ड ये दे रखा है, तो उसमें सिर्फ 2 ही इवेंट है, तीसरा इवेंट नहीं है। अगर किसी क्वेश्चन में सिग्मा फील्ड आपको दे रखा है पर्टिकुलरली, मान लो मैं बोला इस सिग्मा फील्ड में मेरा डिफाइंड है प्रोबेबिलिटी, तो इस सिग्मा फील्ड अगर दे रखा है तो सिर्फ मेरे पास 2 ही इवेंट है, ये इवेंट नहीं होगा, दिस इज नॉट इवेंट अगर ये सिग्मा फील्ड है तो एक्चुअली इवेंट क्या होता है, सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस हम कब बोलते हैं, जब मैं ये मान के चल रहा हूं कि पावर सेट जो है वो हमारा सिग्मा फील्ड है। तो ये जो मैंने इवेंट लिखा इसमें कहा था कि ऐसे उस सेंस में ये गलत होगा लिखना, कि इन जनरल सेंस में ये लिखना यहाँ गलत होगा, है ना, जस्ट मैंने सबसेट लिए हैं। तो ये क्या है, पानी नहीं आ रहा, आ गया, ओके। सो यहां से क्या होगा, सबसेट ऑफ, तो यहां ठीक है ना, सबसेट ऑफ मैं लिख देता हूं सैंपल स्पेस। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि अब तक हम लोग ये जानते थे कि हर सबसेट सैंपल स्पेस होता है, लेकिन ऐसा लार्जर पर्सपेक्टिव में करेक्ट नहीं है, है ना। वो कब करेक्ट है, जब आपका सिग्मा फील्ड नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट सिग्मा फील्ड हमारा पावर सेट ऑफ सैंपल स्पेस है। अगर कहीं सिग्मा फील्ड स्पेसिफाई किया हुआ है, जैसे मान लो मैं बोल दूं ये सिग्मा फील्ड है, तो यहाँ सिर्फ 2 ही इवेंट है इस एक्सपेरिमेंट में और तीसरा इवेंट नहीं है। और इसमें बेस हालांकि क्वेश्चन में भी आया गेट और जैम में इस बार, तो ठीक है ना। तो अगर मैं थोड़ा सा उस वे में डिफाइन करूं, तो जैसे मैं इवेंट लिखूं तो इवेंट क्या होगा, एक्चुअली जो इवेंट है एक्चुअली तुम लिख सकते हो एन एलिमेंट ऑफ सिग्मा फील्ड, ऐसे लिख सकते हो आप, सिग्मा फील्ड का एक एलिमेंट है, ठीक है ना। तो इवेंट क्या है, सिग्मा फील्ड का एक एलिमेंट है। जैसे एक 2 और एग्जांपल देता हूं मैं तुम्हें, जैसे मान लो हमने एक्सपेरिमेंट लिया और डाई इज थ्रोन, ठीक, तो इसका सैंपल स्पेस हो गया 1 2 3 4 5 6। अब आपको जैसे अगर आप सारे सबसेट लिख दोगे तो इसके पास कितने सबसेट्स है टोटल, ओमेगा के पास कितने सबसेट्स हैं, सो 2 की पावर 6 है ना, 2 की पावर 6 हो जाएगा, तो 64 है। जैसे 5 सेट कंटेनिंग 1 सेट कंटेनिंग 2 चलता रहेगा, एट द एंड 1 2 3 4 5 6, तो ये आपका जो है सैंपल स्पेस है, मतलब टोटल 64 होंगे। अब मैं जैसे मान लो एक सिग्मा फील्ड बनाता हूं A1, तो एक तो आपने भी देखा है कि ये हमेशा सिग्मा फील्ड होगा, ठीक है ना, ये तो हमेशा फाई और सैंपल स्पेस तो हमेशा सिग्मा फील्ड होगा, सेपरेशन से फाई कर रही है। अगर मैं दूसरा यहाँ कंस्ट्रक्ट करूं जैसे फाई, अब सेट कंटेनिंग 1 ले रहा हूं, तो यहाँ मुझे इसका कॉम्प्लीमेंट लिखना पड़ेगा 5 4 3 2 6 वाला है ना, 6 5 4 3 2, इस तरीके से। फिर एक सैम ओमेगा तो लेना ही पड़ेगा, तो ये भी एक सिग्मा फील्ड होगा, चेक कर सकते हो, ठीक है ना। फिर A3 आप बना सकते हो, बहुत सारे बना सकते हो आप। अब अगला जो होगा उसमें कितने रखने पड़ेंगे, 2 4 8, उसमें 8 एलिमेंट होंगे कम से कम, मतलब 8 ही होंगे एक्चुअली, मतलब सर ये सब आप फील्ड बना रहे हो? यस यस यस। A1 क्या है, सिग्मा फील्ड है, दिस इज वन ऑफ द सिग्मा फील्ड। सो ये सब क्या है, सिग्मा फील्ड बना रहे हैं। क्या होता है सिग्मा फील्ड, ये एक्चुअली एक सेट है जिसके अंदर सैंपल स्पेस का सबसेट आएगा और वो इस 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करने चाहिए, तब बोलेंगे सिग्मा फील्ड है। सिग्मा फील्ड एक सेट है जिसके अंदर सबसेट्स होंगे सैंपल स्पेस के और वो इन 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो हम बोलेंगे वो सिग्मा फील्ड है। सिग्मा फील्ड क्यों जरूरी है, क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी प्रोबेबिलिटी डिफाइन करेंगे आगे। प्रोबेबिलिटी एक फंक्शन है, तो प्रोबेबिलिटी फंक्शन का डोमेन सिग्मा फील्ड होता है और उसका रेंज 0 से 1 का इंटरवल होता है ना। तो जो प्रोबेबिलिटी डिफाइन होती है वो इन्हीं एलिमेंट्स पे डिफाइन होती है। तो जो एलिमेंट्स है सिग्मा फील्ड के, एलिमेंट्स, सबसेट नहीं, एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ, तो जो सिग्मा फील्ड एक सेट है, इसके जो एलिमेंट्स हैं वही इवेंट्स हैं, ठीक है ना। तो यहाँ में लिखा है कि जो भी एलिमेंट्स हैं, मेंबर्स हैं सिग्मा फील्ड एक सेट के, वो इवेंट है। ठीक है,
ऐसे सिग्मा फील्ड जब नहीं स्पेसिफाइड है, मैं फिर से बता रहा हूं कि उस केस में सिग्मा फील्ड नहीं लिखा है पर्टिकुलरली क्या है, तो वहां पे सिग्मा फील्ड पावर सेट है सैंपल स्पेस का, ठीक है ना, ऑल सबसेट उस सिग्मा फील्ड में है, और ठीक है ना, और इसीलिए हम बोलते हैं कि हर सबसेट इवेंट है, हर सबसेट सैंपल स्पेस का एक इवेंट है, क्योंकि वहां पावर सेट है, उसमें सारे सबसेट्स आ गए, तो जो सिग्मा फील्ड उसमें सारे सबसेट्स आ गए, तो वो जितने एलिमेंट्स है सिग्मा फील्ड के वही इवेंट्स हैं, तो सारे इवेंट सबसेट्स हैं, इसलिए सारे इवेंट हैं, ठीक है। सर सिग्मा फील्ड का सेकेंड कंडीशन है कि कोई सेट उसमें है तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी होने चाहिए। कॉम्प्लीमेंट आपने देखा होगा, जैसे H का कॉम्प्लीमेंट यहाँ T है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, उसको छोड़ के बाकी जो बचे, जैसे इसमें H का कॉम्प्लीमेंट T है, फाई का कॉम्प्लीमेंट ओमेगा है। कॉम्प्लीमेंट जो टॉपिक था वो क्लास 11 के एनसीईआरटी में था, सेट 1 चैप्टर 1 सेट में था, आप लोग रिवाइज कर सकते हैं अगर दिक्कत थोड़ा आ रहा हो तो। सर A1 में HT का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? हाँ बताइए, आपको क्या लगता है, फाई होगा, क्योंकि हाँ यूनिवर्सल सेट प्रोबेबिलिटी थ्योरी जो हम पढ़ रहे हैं उसमें जो यूनिवर्सल सेट में होता था, सेट थ्योरी में, वो यूनिवर्सल सेट यहाँ पे सैंपल स्पेस है, तो सैंपल स्पेस यूनिवर्सल सेट है, तो जब कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन क्या है, जो कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन है वो है ए कॉम्प्लीमेंट बराबर यूनिवर्सल सेट माइनस ए, तो प्रोबेबिलिटी के सेंस में ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सैंपल स्पेस, मतलब एक तो नोटेशन में चेंज कर रहा हूँ, ओमेगा माइनस ए, ये ए मैं इवेंट के लिए लिख रहा हूँ, ए मैं सेट लिख रहा हूँ, नॉट सिग्मा अलजेब्रा, ठीक है, सो ए मैं जस्ट एक इवेंट लिख रहा हूँ, ठीक है ना, तो ये डेफिनेशन है, तो जो कॉम्प्लीमेंट टॉपिक था क्लास 11 के एनसीईआरटी चैप्टर 1 में था। सर इधर A2 में क्या लिखा है वो बोल दीजिए, तो समझ नहीं आया। क्या लिखे सर इधर A2 के एग्जांपल में क्या क्या है, 5 1। हाँ फाई है, देखो अब आप ध्यान दो, जैसे हमारे पास टोटल 64 सबसेट्स है, ठीक है, सो मेरे पास टोटल 64 सबसेट है, तो एक तो मैंने फाई लिया, तो फाई का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा जी, सैंपल स्पेस, तो मैंने सैंपल स्पेस लिख दिया 1 2 3 4 5 6, या ओमेगा लिख सकता था। अब मैं अगर यहाँ ले रहा हूँ सेट कंटेनिंग 1, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा 2 3 4 5 6 जी, 2 3 4 5 6 इस तरीके से, सो ये भी एक सिग्मा फील्ड है। और भी बना सकते हैं, फाई सेट कंटेनिंग मान लो 1 2 है, सेट कंटेनिंग 3 4 है, अज्यूम करो, तब दोनों का कॉम्प्लीमेंट होने चाहिए, तो 1 2 का कॉम्प्लीमेंट है 3 4 5 6, 3 4 का कॉम्प्लीमेंट है 1 2 5 6, अब इन सबके यूनियन भी होने चाहिए, सो 1 2 है तो इसका यूनियन होगा 1 2 3 4, मतलब इंटरसेक्शन यूनियन सब होने चाहिए इसमें। हालांकि बहुत डिटेल टॉपिक है, उतना डिटेल में हमें पढ़ना नहीं, हमें बस इतना जानना है कि होता क्या है। इस पे एग्जाम में डायरेक्टली कोई क्वेश्चन नहीं आया सिग्मा फील्ड नाम से, बट उसमें डिफाइन कर रखा होता है, मतलब ऐसे कोई आपसे पूछा है चेक करो सिग्मा फील्ड है कि नहीं है, ऐसा चेक करने का नहीं आता, उस पर बेस्ड अभी इस बार पूछ लिया था। सो अभी भी सिग्मा फील्ड होने के लिए क्या जरूरत है, देखो हो गया, आगे सैंपल स्पेस लिखना पड़ेगा 5 6 5 6 1 2 3 4 5 6, सिर्फ 5 6 की जरूरत है, हाँ कितने सेट हो गए 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 5 6 लिखना पड़ेगा, तो मुझे अभी वो लिखना पड़ेगा, एक मिनट, ये तो गड़बड़ हो गया, सो यहाँ मुझे 5 6 ऐड करना पड़ेगा ना, क्यों 5 6 चाहिए, क्योंकि उसका कॉम्प्लीमेंट इस ये सेट मैंने लिखा है तो इसका कॉम्प्लीमेंट चाहिए, ठीक है ना, जैसे ये दोनों था तो इसका यूनियन होना चाहिए था। थर्ड कंडीशन है ना कि यूनियन तुम कितने भी ले सकते हो, सबका भी और कुछ का भी, कोई दिक्कत नहीं है। सो सर यूनियन वाली कंडीशन क्या थी, मतलब उसका मतलब जी, यूनियन में ये था कि अगर हमने कहा E1, मान लो आप बोलते हो कि E1 है और E2 है, सिर्फ आप दो ही देखते हो कि दोनों सिग्मा फील्ड में है, तो इसका यूनियन उसमें होना चाहिए, ये है कंडीशन। तो इसको जनरलाइज कर दिया गया इनफाइनाइट सेट पे कि चाहे 2 हो या 3 हो या 4 हो या 5 हो,
जितने सेट भी उसके अंदर है उसका यूनियन लोगे तो उसमें आने चाहिए, कितने भी, अगर इनफाइनाइट सेट आप कंसीडर कर रहे हो सो उन सबका यूनियन उसमें होना चाहिए। सो टेकन 2 एट अ टाइम और 3 एट अ टाइम और 4 एट अ टाइम, सो यूनियन होने चाहिए, जो भी एलिमेंट उसमें है उसका यूनियन उसमें होने चाहिए। मतलब एक है कि एम्प्टी सेट होना चाहिए, दूसरा है कोई सेट अवेलेबल है सिग्मा फील्ड में तो उसके कॉम्प्लीमेंट होने चाहिए। अगर उसमें कोई मान लो 2 सेट्स आप कंसीडर कर रहे हो तो उसका यूनियन होना चाहिए, 3 सेट्स यू आर कंसीडरिंग देन उसका यूनियन होना चाहिए, 4 सेट्स यू आर कंसीडरिंग देन उसका यूनियन होना चाहिए। सो कितने भी सेट्स उसमें अवेलेबल है उन सबका यूनियन होना चाहिए। सो यूनियन अवेलेबल होने चाहिए उसमें। जैसे यहाँ पे है, अब 1 2 3 4 था, इसका यूनियन लिया, अब इसका यूनियन ले लो तो 5, ये तो है ही ऑलरेडी खुद ही है, फिर इनका यूनियन ले लो तो सैंपल स्पेस ही मिल जाएगा, है ना। अब ये लिया तो इसका कॉम्प्लीमेंट होने चाहिए तो 5 6 है, बाकी हो गया 8 एलिमेंट हो गए ना। सो एक्चुअली सिग्मा फील्ड में क्या होता है, एक प्रॉपर्टी है कि हमेशा 2 की पावर n नंबर ऑफ एलिमेंट होगा। सिग्मा फील्ड में हमेशा 2 की पावर n नंबर ऑफ एलिमेंट ही होंगे। मतलब ऐसा कोई सिग्मा फील्ड नहीं मिलेगा जहां पे 7 एलिमेंट होगा, 5 एलिमेंट होगा, 3 एलिमेंट होगा, ऐसा कहीं नहीं होगा। सिग्मा फील्ड होगा तो उसमें एलिमेंट्स या तो 2 होंगे मिनिमम, सो n यहाँ मोर देन इक्वल टू 1 है। सो इस तरह के ये उसके एलिमेंट्स इसी ऑर्डर में होंगे, या तो 2 होंगे या 4 होंगे या 8 होंगे, इस तरह से 16 होंगे, ठीक है ना। तो जो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सिग्मा फील्ड इसी फॉर्म को फॉलो करेगा। ये काम कर सकते हैं क्या? जी समझ नहीं आया। क्या वेल डिफाइंड को समझ नहीं आया, किसी को समझ आया क्या पूछ रहा है? आवाज क्लियर नहीं आ रही है। हाँ एक्चुअली आपकी आवाज कट रही है, तो आप चैट में लिख सकते हो, मैं पढ़ सकता हूँ, तो आप चैट पे लिख दो। सर जी मैं पूछ रहा था, जब किसी कॉइन के साथ जब हम सैंपल स्पेस लिखते हैं तो खाली हेड और टेल लिखते हैं, तो उसमें 5 क्यों नहीं लिखते, या उसके टोटल एलिमेंट्स 2 लेते हैं ना सर? जी 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 उसमें सर 5 को काउंट क्यों नहीं करते? 5 देखो, आप जैसे कॉइन पे आ जाता हूँ मैं, ये मान लो ये है कॉइन, सो खाली हेड और टेल है ना। सर कॉइन टॉस करेगी कुछ तो आएगा ना, 5 कैसे आ सकता है? हाँ जैसे 5 का मतलब क्या, कुछ नहीं आएगा, तो वो केस हम कंसीडर नहीं करते ना। मतलब आउटकम्स, कॉइन को आपने टॉस किया तो कुछ तो आउटकम होंगे एग्जैक्टली, या तो हेड आएंगे या टेल आएंगे। 5 का मतलब 5 कब लिखोगे, जब कुछ नहीं आएगा, लेकिन कुछ ऐसा थोड़ी नहीं आएगा। वो जो कह रहे हो यहाँ तो कंसीडर किया हुआ वो इवेंट के तौर पे कि क्या प्रोबेबिलिटी है कुछ भी नहीं आएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी, है ना। तो वो हम आगे थे, वो इवेंट का पार्ट है, इवेंट है 5 एक, लेकिन इसके अंदर 5 क्यों आएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ जो आउटकम्स है वो लिखने हैं मुझे, जो आउटकम्स हो सकते हैं वही लिखने हैं मुझे, तो 5 क्यों लिखेंगे। ठीक है ना, ये टर्म्स वो है जो आप पहले से फैमिलियर है, मैं बस रिवाइज करा रहा हूँ। सो आप ये टर्म्स से फैमिलियर है आपको ऑलरेडी। हेड यहाँ टेल दोनों ना है तो ऐसा कैसे होगा आप बताओ, कॉइन टॉस करोगे तो वो केस हम कंसीडर नहीं करते, कभी होता है ना बीच में ऐसा हो गया, तो हम वो सब केस इनवैलिड मानते हैं। यहाँ पे हम लोग जो करते हैं वेल डिफाइंड सिचुएशंस लेते हैं। उसको निगलेक्ट कर देंगे। हाँ वो सिचुएशन हम कंसीडर नहीं करते हम लोग, ठीक है ना। हम लोग वेल डिफाइंड सिचुएशन से लेते हैं जिसके लिए सबके मीनिंग, मतलब सबके लिए उसकी मीनिंग क्लियर हो, ऐसा नहीं कि आपके लिए मीनिंग कुछ और मेरे लिए, जो चीजें वेल डिफाइंड होनी चाहिए। सर वो 2 के पावर n में n क्या था? n कोई नेचुरल नंबर हो सकता है, n मोर देन इक्वल टू 1 एक नेचुरल नंबर है, आप ले लो, n इज नेचुरल नंबर। मतलब जो सिग्मा फील्ड में जो भी एलिमेंट्स होंगे उसमें 2 की पावर n का ही फॉर्म होगा, लाइक उसमें या तो 2 एलिमेंट होंगे या 4 होंगे या 8 होंगे या 16 होंगे या 32 होगा या 64 होगा, इस तरह से। ओके तो ये इंट्रोडक्शन था सिग्मा फील्ड का। अब जैसे प्रोबेबिलिटी इस पे डिफाइंड है मान लो, तो उस केस में वी हैव ओनली 2 इवेंट्स। अगर प्रोबेबिलिटी इस पे डिफाइंड है सो वी हैव ओनली 4 इवेंट्स, है ना। अगर प्रोबेबिलिटी इस सेट पे डिफाइंड है सो वी हैव ओनली जो भी यहाँ पे लिखा है कितने 8 एलिमेंट है। अगर मैं पावर सेट इसका ले लूंगा, अगर मैं जो ये हमारे पास ये सैंपल स्पेस है
तो इसका आप पावर सेट लेंगे तो 64 एलिमेंट्स है इसमें, तो सारे सबसेट्स आ गए, तो वो उस केस में हर सबसेट एक इवेंट हो गया। उस केस में अगर मैं सिग्मा फील्ड को पावर सेट कंसीडर करता हूँ सैंपल स्पेस का, तो उस केस में जो हमारा इवेंट्स है वो एनी सबसेट विल वर्क। बट अगर आपका सिग्मा फील्ड रेस्ट्रिक्टेड है, रेस्ट्रिक्टेड का मतलब है कि सैंपल स्पेस से पावर सेट ऑफ सैंपल स्पेस से कम है ना, क्योंकि लार्जेस्ट सिग्मा फील्ड जो हो सकता है वो पावर सेट हो सकता है। सैंपल स्पेस का जो पावर सेट है वो लार्जेस्ट सिग्मा फील्ड है, स्मॉलेस्ट सिग्मा फील्ड ये है ना, फाई और सैंपल स्पेस, ये स्मॉलेस्ट सिग्मा फील्ड है, और लार्जेस्ट सिग्मा फील्ड जो हो सकता है वो पावर सेट हो सकता है सैंपल स्पेस का। तो जब पावर सेट ऑफ सैंपल स्पेस हमारा सिग्मा फील्ड है, उस केस में हर सबसेट इवेंट है, क्योंकि उसके अंदर सारे इवेंट है ना। तो ये बस समझाना था मुझे, आगे बढ़ता हूँ। तो इन्होंने एक वर्ड यूज किया इवेंट स्पेस, देखो जैम के सिलेबस में तो वो सिग्मा फील्ड ही है। जैसे इन्होंने जो जैम के सिलेबस आप देखोगे तो उसमें इन्होंने एक वर्ड यूज किया है इवेंट स्पेस, सर यही है वो। जो हाँ सिग्मा फील्ड के अंदर सर तो ऑर्डर मैटर कर सकता है किसी इवेंट का? कहाँ पे जैसे अगर आपने HT लिखा है या जैसे नेक्स्ट आपने सर 1 3 लिखा है जी, तो उसका कॉम्प्लीमेंट लिखना चाहें हम लोग 3 4 5 6, तो कैसे हम लोग 5 6 3 4 लिख सकते हैं क्या हम लोग? नहीं वो सेम बात है। जैसे आप सेट में ऑर्डर इंपोर्टेंट नहीं है, जैसे आपने HT लिखा है यहाँ पे, आप TH लिखोगे तो सेम बात ही है, सेट में ऑर्डर इंपोर्टेंट नहीं है, ठीक है। ओके सर। हाँ देखो ये सब जो आप क्वेश्चंस पूछ रहे हो, ये मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों ने बाद में ज्वाइन किया हो जो ये क्वेश्चन पूछ रहे हो। अगर जिन लोगों ने जब अभी मैंने प्री रिक्विजिट में कितने लेक्चर लिए, 12 लेक्चर लिए, 12 लेक्चर्स, उसमें मैंने क्लास 11th का सेट्स कवर किया, क्लास 11th का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, क्लास 11th का बाइनोमियल थ्योरम, क्लास 11th का प्रोबेबिलिटी, 4 चैप्टर हो गया, क्लास 12th की प्रोबेबिलिटी। अब आप जब 11th क्लास का सेट्स अगर आपने किए होंगे ढंग से, अगर एक बार आप पढ़ लिया आपने, तो वहां लिखा हुआ ये सब चीजें कि इन द सेट ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, वी कैन नॉट राइट वन एलिमेंट ट्वाइस, ये सब वहां लिखा हुआ है एनसीईआरटी में क्लास 11th में। तो आप वहां रिवाइज भी भूल जाते हैं ऑब्वियसली, इसलिए मैंने प्री रिक्विजिट लेक्चर लिए थे ताकि एक बार वो सब चीजें क्लियर हो जाए, ताकि वो आपके डाउट ना हो, डाउट हो तो अपर लेवल के डाउट हो, इस तरह से। सर ये जो 2 की पावर n वाला था, जी। इसमें सर मतलब यही हुआ ना, मतलब इसका कि अगर सैंपल स्पेस के n एलिमेंट लेके सिग्मा फील्ड बनाएंगे तो सिग्मा फील्ड में 2 की पावर n एलिमेंट्स होंगे। हाँ मतलब हाँ सिग्मा फील्ड में जितने मतलब यस यू आर राइट, हाँ ठीक है, इसके आगे कुछ प्रॉब्लम, ठीक आप सही कह रहे हो, हाँ इसका मतलब यही है। ओके सर। कि n ऑब्वियसली नंबर ऑफ एलिमेंट इन सिग्मा फील्ड है, ठीक है। या n ऐसे कहने का मतलब ये है कि मैं ये कहना चाह रहा हूं यहाँ पे कि n कुछ भी होगा चलेगा, मतलब मैक्सिमम एलिमेंट सिग्मा फील्ड तक जाए, जिस मैक्सिमम एलिमेंट वो होंगे जो क्या बोलते हैं जितने सबसेट हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे n को आपने 1 रख दिया तो आप 2 एलिमेंट वाला सिग्मा फील्ड बना सकते हो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। n को आपने 2 रखा तो 4 एलिमेंट वाले सिग्मा फील्ड बना पाओगे, n को आप 3 रखो तो 8 एलिमेंट वाले सिग्मा फील्ड बना सकते हो। 7 एलिमेंट वाला कोई सिग्मा फील्ड नहीं होगा किसी भी सेट में, मतलब कोई भी सैंपल स्पेस आप लो, कभी भी 7 एलिमेंट वाला कोई सिग्मा फील्ड नहीं होगा, ये मतलब 2 to the power n the maximum number of elements होगा ना एक सिग्मा फील्ड में। हाँ यस, और वो जो भी सिग्मा फील्ड होंगे उसके कहने का मतलब ऑर्डर जो होगा 2 की पावर n क्या है एक्चुअली। अच्छा आप लोग इसको मैं डिटेल में लिखना पड़ेगा। सो मैं ये कह रहा था, ठीक है वो भी ठीक है कि मैक्सिमम 2 की पावर n एलिमेंट होंगे, दैट इज आल्सो राइट पॉइंट, बट मेरा लिखने का कुछ और भी मतलब है, वो भी सही है कि सिग्मा फील्ड में मैक्सिमम 2 की पावर n एलिमेंट होंगे, लेकिन कोई भी सिग्मा फील्ड में एलिमेंट्स जो होंगे वो 2 की पावर k होंगे, जहां k लेस देन इक्वल टू n होगा। ये कहने का मतलब है कि 2 की पावर k एलिमेंट होगा जहां पे k की वैल्यू 1 से n तक हो सकती है, ये मतलब है ना। सर सिग्मा फील्ड जो होगा वो यूनिक होगा? नहीं यूनिक क्यों होगा? पर्टिकुलर ऑर्डर कर लें, जैसे ऑर्डर 4 कर ले, मतलब 4 एलिमेंट तो यूनिक हो सकता है? नहीं देखो तुम्हारे पास सिर्फ सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस यूनिक होगा, हर एक्सपेरिमेंट के पास एक यूनिक सैंपल स्पेस है, उस एक्सपेरिमेंट के पास यूनिक सिग्मा फील्ड नहीं होगा। आपने कोई एक्सपेरिमेंट लिया, मैंने एक्सपेरिमेंट लिया डाइस्थ्रोन, ये एक्सपेरिमेंट है, इसका ये सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस यूनिक होगा, बट उसके सिग्मा फील्ड तो कुछ भी डिफाइन किए जा सकते हैं,
इस फॉर्म के, ये इस तरह हम से। ये बोल रहे हैं कि अच्छा जैसे कि हमने यहाँ पे A1 डिफाइन किया है, A1 में दो एलिमेंट है, एक पाई है और एक पूरा सैंपल स्पेस है। जी तो मतलब ये बोल रहे हैं कि ये यूनिक होगा और कोई दो ऑर्डर का मतलब कि हम सिग्मा फील्ड नहीं बना सकते इसके अलावा। इसके अलावा हाँ ये यूनिक है, बट यहाँ बना पा रहे हैं ना, सेकंड ये बना पा रहे हैं हम, बना पा तो रहे हैं कि अब सर इसमें हो जाएगा कि सर हम फोर ऑर्डर को कोई और सिग्मा फील्ड नहीं बना सकते अच्छा जैसे कि इसमें बनाया गया है। नहीं, हाँ सर ये और बना सकते हैं, इसमें 2 रख लो यहाँ पे और यहाँ पे रख लो 1, हो गया, देखो दूसरा आ गया। ओके 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 ओके। वो मैंने कुछ बना के दिखाए हैं आपको, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, मैं काउंट भी नहीं किया, मैं बस ये बताया कि जो सिग्मा फील्ड होगा उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इस फॉर्म के होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो इस फॉर्म के होंगे, बट ये नहीं होता यूनिक, इसमें आप यहाँ 2 रख लो, यहाँ चेंज कर लो, यहाँ 3 रख लो, चेंज कर लो, तो बहुत सारे बन सकते हैं। सो इस तरह से बनाए जा सकते हैं, है ना, ऐसा एक हुआ, ऐसा बहुत सारे होंगे, यहाँ 2 रख लो फिर ये चेंज कर लो, 3 रख लो ये चेंज, इस तरह यहाँ भी 1 2 है, 3 4 रख लो, यहाँ 1 3 रख लो, आप यहाँ 1 कुछ भी करते हो, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज हैं। सर काउंट कर सकता हूँ सिग्मा फील्ड को? पर्टिकुलर उसके लिए काउंट कर सकते हो, बट फॉर्मूला में भी होगा भी, मुझे तो खुद अभी याद नहीं है, बट हाँ काउंट कर सकते हैं इतना, क्योंकि काउंटेबल ही तो है ना, तो काउंट किया जा सकता है। ओके सर थैंक यू। ठीक है, तो मैं आगे बढ़ता हूँ, थोड़ा सिलेबस देख लेते हैं क्या क्या वर्ड हमने डिफाइन कर दिया। सो देखो इन्होंने कहा था रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होगा, सैंपल स्पेस क्या है, अलजेब्रा ऑफ इवेंट, ये इवेंट स्पेस जो है ये वही सिग्मा फील्ड की बात कर रहा है, तो इवेंट स्पेस है, उसी में जैसे हम इसकी प्रॉपर्टीज हो गए ना कि उस इवेंट स्पेस में क्या होता है कि एम्प्टी सेट होने चाहिए, तो उसका फिर ई है तो कॉम्प्लीमेंट होगा, कोई दो सेट है उसका यूनियन होगा, इवन इंटरसेक्शन भी होगा, डेफिनेशन में नहीं है लेकिन आगे एक थ्योरम आता है कि इवन E2 अगर सिग्मा फील्ड में है तो उसका इंटरसेक्शन भी उसमें जरूर होगा, ये प्रूफ कर सकते हो आप, मतलब ये रिजल्ट हो गया राइट। तो इस तरह से है। आगे बात है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, ये जो बचपन में पढ़ते थे वही है ना कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते ना किसी इवेंट का या किसी आउटकम का, तो क्या डिफाइन, कैसे डिफाइन करोगे। सो मैं बात कर रहा हूँ क्लासिकल डेफिनेशन की, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होती है। So how do you define? favorable outcome by total outcome. हाँ yes. सो इसमें क्या है एक्चुअली, जैसे है ना, मतलब सिंपल क्लासिकल डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ मैं, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब ये वर्ड जैम के सिलेबस में तो यूज नहीं किया है, जो इन्होंने यूज किया वो क्या यूज किया, वर्ड रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, है ना। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ये है कि मान लो जैसे आपने कॉइन को 100 टाइम टॉस किया मान लो, और आपको बता दिया कि लाइक 50 टाइम्स हेड आया 50 टाइम टेल आया, या मान लिया 40 टाइम हेड आया और 60 टाइम टेल आया, तो पूछेगा क्या प्रोबेबिलिटी है हेड आने की ना, या हेड की क्या प्रोबेबिलिटी होती है। सिंपल है, इसमें तो कुछ बहुत ज़्यादा लॉजिक हमें लगाना नहीं, तो बचपन से हम देखते आए हैं कि 40 टाइम हेड आया तो 40 आउट ऑफ 100, 40/100 प्रोबेबिलिटी हो गई, टेल की 60/100 हो गई, तो इसमें कुछ है नहीं। बट ये एक्चुअली सिचुएशन कब होता है, अब जैसे डाइस वाला केस है कि एक डाई को रोल किया, क्या प्रोबेबिलिटी है 1 आने की, तो 1/6 हम लोग लेते हैं जब हम अज्यूम करते हैं कि वो अनबायस्ड है ना, तो इस तरह से। हाँ, तो ये सिंपल ये होता है कि मान लो लेट ओमेगा बी अ सैंपल स्पेस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इन विच, अब देखो ये रेस्ट्रिक्शन है इस मेथड का, सो इन विच all outcomes are equally likely to occur, है ना, all outcomes are equally likely to occur। क्या ले रहा हूं कंडीशन में कि ओमेगा एक सैंपल स्पेस है किसी एक्सपेरिमेंट का
इन विच ऑल आउटकम्स आर इक्वली लाइकली टू अकर, मतलब जो भी उसमें आउटकम है सबके इक्वल चांसेस हैं, तब आप डिफाइन करते हो। सो इफ ई बी एन इवेंट, देन कैसे डिफाइन करते हो आप? प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, क्या लिखते हैं, फेवरेबल आउटकम्स टू ई अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन सैंपल स्पेस। यही होता है फॉर्मूला कि ई कोई इवेंट है, मतलब सबसेट है सैंपल स्पेस का, तो इसकी प्रोबेबिलिटी, तो ये फॉर्मूला कब लगा सकते हैं? तो ये फॉर्मूला लगाने के लिए रेस्ट्रिक्शन है, ये हमेशा वैलिड नहीं है फॉर्मूला, दिस इज नॉट वैलिड ऑलवेज, ये कंडीशन है, जब ऐसा होगा तभी आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो, यू कैन नॉट अप्लाई ऑलवेज दिस फॉर्मूला, है ना। इसकी लिमिटेशन ये है कि जब सैंपल स्पेस के हर आउटकम के चांसेस इक्वल है अकर होने के, ऑल आउटकम्स, रिप्लेसमेंट वाला केस हो गया था, रिप्लेसमेंट और नॉट रिप्लेस्ड वाला। हाँ या समझ सकते हैं आप, लेकिन वहां पे जो है रिप्लेसमेंट नॉन रिप्लेसमेंट, सर टोटल आउटकम भी फाइनाइट होनी चाहिए। हाँ ये भी है, यस। इसमें एक और रेस्ट्रिक्शन है कि which has finite number of outcomes, omega be the sample space in this element and it has finite number of outcomes, ये भी लिख दो, and जो ओमेगा हैज फाइनाइट नंबर ऑफ आउटकम्स, ये भी एक रेस्ट्रिक्शन है इसका। अच्छा यहाँ पे विथ रिप्लेसमेंट चेक करनी है, मतलब यहाँ बस ये बोला है कि जो आउटकम्स है उस सैंपल स्पेस में उसकी प्रोबेबिलिटी इक्वल होनी चाहिए। मैं एग्जांपल देता हूँ आपको एक इसके अगेंस्ट और इसके फेवर में। जैसे चलिए यहीं पे एग्जांपल लिख लेता हूँ मैं। जैसे है कि a coin is tossed and a die is thrown, ठीक। तो आपसे पूछा गया फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ H1, मान लीजिए ऐसा हो गया, या फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ, मैं ऐसे लिखता हूं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ getting head followed by an even number, ठीक। तो मैंने कहा एक कॉइन को टॉस किया, फिर एक डाई को थ्रो किया आपने। सो मैं पूछ रहा हूं कि कॉइन पे हेड आया, ये खुद मैं अपने लैंग्वेज में लिख रहा हूं, बुक में वैसे स्टैंडर्ड लैंग्वेज होगा तो मैं खुद लिख रहा हूं अपना, कि उस पे हेड आया कॉइन पे और डाई पे इवन नंबर आया, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? 1/4। ओके तो मैं इसका थोड़ा आगे लिखता हूँ, देख लो इसमें कुछ डाउट, मैं इसका सैंपल स्पेस बनाता हूँ। तो जब हमने कहा कि अ कॉइन इज टॉस्ड, सर एक मिनट स्लाइड दिखाइए। यस यस यस, अ कॉइन इज टॉस्ड, ठीक है, एक मिनट, यस पहले एक बार देख लो, और समझ नहीं आ रहा पूछना, मैं एक बार रीड कर दूंगा ताकि समझ आ जाएगा। अभी पहले थ्योरी कर रहे हैं, थ्योरी के बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे बुक से, कुछ क्वेश्चन करेंगे प्रीवियस ईयर के, ऐसे मेरा तरीका रहेगा पढ़ाने का टॉपिक में। अब देखिए मैं पहले इसका सैंपल स्पेस लिखता हूं। तो हमने कहा कि ओमेगा सैंपल स्पेस है, ई कोई इवेंट है, और सैंपल स्पेस के हर आउटकम में इक्वल चांसेस है आकर के, इक्वली लाइकली टू अकर। तो ई का प्रोबेबिलिटी है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, टोटल आउटकम
इसमें कंडीशन ये है कि ओमेगा में पहली बात फाइनाइट एलिमेंट होने चाहिए, दूसरी बात कि हर एलिमेंट इक्वली लाइकली होने चाहिए। तो ये प्रॉपर्टी, एक क्वेश्चन लिखा सिंपली कि एक कॉइन को टॉस किया, डाई को रोल किया। अब क्या प्रॉपर्टी है, कॉइन पे हेड आया, देन डाई पे इवन नंबर आया। तो ये बहुत इजी सा है। सो डाई इज थ्रोन, तो सैंपल स्पेस अब लिखेंगे। सो कॉइन पे हेड और टेल में आकर एंड डाई पे 1 2 3 4 5 6। इफ यू ओपन इट तो सैंपल स्पेस फॉर्म क्या आएगा कि लाइक H1, मैं ऐसे लिखता हूँ H1 H2 H3 H4 H5 H6 T1 T2 T3 T4 T5 T6। ठीक है, टोटल आउटकम हो गया। तो प्रोबेबिलिटी हमें कहा था हेड फॉलोड बाय इवन नंबर, हेड फॉलोड बाय इवन नंबर। ठीक है, तो सिंपली या तो आप काउंट कर लो, सॉरी ये तो नहीं आएगा, कितने हुए 1 2 3, ये होगा ना, दे आर 3 आउट ऑफ कितना 12। तो चलो ये तो हो गया ऐसे ऐसे। हालांकि जो लोग आगे तक पढ़ चुके हैं वो बता ऐसे सोच भी सकते हैं कि चूंकि क्वाइन और मतलब जैसे जो क्वाइन है और जो डाई है वो इंडिपेंडेंट है, क्योंकि क्वाइन पे हेड या टेल आ रहा है उसका क्वाइन डाई को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है ना, या डाइस पे क्या आएगा उससे क्वाइन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो दोनों जो क्वाइन और डाई एक दूसरे से इंडिपेंडेंट, इसके आउटकम्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे। जैसे भी सोच सकते हो आप कि लाइक हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और इसकी 1 सॉरी मतलब इवन है ना, तो इवन कितने होते हैं 3 आउट ऑफ 6, यही ना। सो 3/12 मतलब डाई पे इवन नंबर, तो 2 4 6, तो ये आ गया 3/12। दूसरा तरीका से ऐसे देख सकते हैं। तो यहाँ हमने सैंपल स्पेस नहीं लिखा, डायरेक्टली कर रहा हूँ मैं, और दोनों यहाँ पे इक्वल आ गया। ठीक है, लेकिन इनडायरेक्टली जब मैं हाफ लिख रहा हूँ तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि हेड टेल का चांसेस इक्वल है, और यहाँ भी 3/6 लिख रहा हूँ तो मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि हर आउटकम डाई पे इक्वल चांस है। तो जब कुछ नहीं लिखा है तो हम अज्यूम करेंगे इक्वल चांसेस हैं। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक सिमिलर क्वेश्चन, इसमें किसी को डाउट नहीं होगा, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है, तो इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कि 3/12 कैसे आया। अब मेन क्वेश्चन एक और लिखता हूं, देखो मैं। सो दूसरा क्वेश्चन ये है कि मान लो ऐसा है, अच्छा देखिए, हमने कहा कि एक क्वाइन को टॉस किया, तो क्वाइन पे क्या क्या आ सकता है, क्वाइन पे क्या पॉसिबिलिटी है, हेड या टेल की। तो मैं अलग अलग पहले लिख रहा हूं, बाद में उसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्वाइन पे हेड या टेल आएगा। डाइस पे क्या पॉसिबिलिटी है, 1 से 6 तक है ना, 1 से 6 तक कुछ आ सकती है। अब हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। आप एक साथ भी लिख सकते हैं, आप लोग जानते हो ना सैंपल स्पेस कैसे लिखते हैं। तो जस्ट इसको एक साथ लिख दिया कि H1 H2 है ना H3, इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दिया, H को सबके साथ मल्टीप्लाई किया। ठीक हो, तुम ऐसे भी लिख सकते हो, तुम्हें इसमें प्रॉब्लम है तुम ऐसे लिख सकते हो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो सेम बात ही होगा। सो यू कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो, अगर कॉमा करके लिखना है सो नो प्रॉब्लम, मीनिंग सेम ही रहेगा। ठीक है ना, तो ये हो गया, तो ये 12 आउटकम्स हो गए। अब हमने कहा हेड फॉलोड बाय इवन, ये क्वेश्चन था कि क्या प्रोबेबिलिटी है क्वाइन पे हेड आएगी और उसके बाद डाइस पे इवन नंबर मिलेगी। तो हमने आउटकम सेलेक्ट कर लिया सैंपल स्पेस में कि हेड के बाद इवन नंबर कहां कहां आया है। तो हेड के बाद 2 एक ही आउटकम है, हेड के बाद 4 एक ही आउटकम है, हेड के बाद 6, तो 3 फेवरेबल आउटकम है। टोटल कितने एलिमेंट है सैंपल स्पेस में, 12। ठीक है, सो ये मैंने किया 3/12। फिर दूसरा तरीका मैं बता रहा था कि एक और तरीका ये है, ये जो लिखा हुआ है मैंने। सो दूसरा तरीका मैं ये बता रहा था कि लाइक आप ऐसे सोचते कि मैंने कहा हेड फॉलोड बाय इवन नंबर। तो चूंकि मैं ये कह रहा हूं कि क्वाइन और डाई इंडिपेंडेंट है, क्वाइन पे क्या आउटकम आ रहा है उससे डाई को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब क्वाइन पे हेड आया तो डाई को कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा कि 1 से 6 हो जाएगा, 1 से 6 वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या आएगा, क्योंकि दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इंडिपेंडेंट है। वैसे लॉजिकली सोच सकते हैं। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी और इवन आने की प्रोबेबिलिटी को मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं। तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो ये सब थोड़ी सी मैं इसलिए भी यूज कर रहा हूँ क्योंकि हमने भी 11 12 की प्रोबेबिलिटी पढ़ी है, तो थोड़ी बहुत जानकारी है तो उसको मैं यूज कर रहा हूँ। सो यहाँ पे 1/2 और 3/6, तो ये आ गया 3/12। और मैं बोल रहा हूँ दोनों तरीके से आंसर सेम आया। तो ये जो मैं यूज किया हूँ, ये मैं क्या मान के यूज किया हूँ कि ये जो 12 आउटकम है ये इक्वली लाइकली है। तो 3 सेलेक्ट हुआ, मतलब 3 फेवरेबल था इसके,
So 3 outcomes out of 12 are favorable to this event out of total 12 outcomes in the sample space. Okay, अब क्वेश्चन ये है, वहां से भी सेम है, दूसरा क्वेश्चन लिखा हूं मैं, देखो कि a coin is tossed, पहले कॉइन को टॉस किया, if head comes a die is thrown and if tail comes a coin is tossed again, या यहीं पे कैसे भी कर लो, तुम्हारी मर्जी है। हालांकि एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन है, जिन लोगों ने एनसीईआरटी ठीक से किया उनको याद होगा। सो कॉइन इज टॉस्ड इफ हेड कम्स टॉस इट अगेन, ऐसे लिख देता हूं, है ना, टॉस इट अगेन, इफ टेल कम्स थ्रो अ डाई। तो आपको समझ आ रहा है कहना क्या चाह रहा हूं कि कॉइन को हमने टॉस किया, अगर हेड आया कॉइन पे तो उस कॉइन को फिर से टॉस करो, अगर हेड नहीं आया तो टेल आया होगा, टेल आया तो आप एक डाई को रोल करो, कॉइन को नहीं, डाई को रोल करो। अब इसमें क्वेश्चन ये है, सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी, हाँ सेम क्वेश्चन है, फाइंड प्रोबेबिलिटी, लेकिन यहाँ पे मैंने टेल के बाद लिखा है ना, सो फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल फॉलोड बाय, हाँ ठीक है, इवन नंबर। चलो मान लो ये क्वेश्चन मैंने बना दिया, तो देखो क्वेश्चन ठीक है ना, क्वेश्चन में कुछ डाउट मतलब समझने में दिक्कत तो नहीं आ रही? सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करो। जी, हमने कहा अ कॉइन इज टॉस्ड इफ हेड कम्स टॉस इट अगेन, मतलब हेड आया तो कॉइन फिर से टॉस किए, इफ टेल कम्स उस कॉइन पे टेल आया, पहले कॉइन की बात कर रहा हूं मैं, दोबारा वो दूसरे कॉइन की बात नहीं कर रहा हूं। अच्छा ये मैं लिखने स्पेसिफाई करना पड़ेगा, ऑन द फर्स्ट कॉइन ओनली, है ना, इन द फर्स्ट टॉस। सो फर्स्ट टॉस जो किया उसी में हेड आया तो ये करेंगे, और उसी टेल में अगर टेल आया होगा तो फिर हम डाई थ्रो करेंगे। अब क्वेश्चन है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल फॉलोड बाय इवन नंबर। चलो पहला ऑप्शन कितना है आपका, 3/8, ओके। सबका आंसर सही मारा है? अब मैं बताना ये चाहता हूं कि अगर तुम ऐसे करोगे तो अलग आंसर आएगा, ऐसे करोगे तो अलग आंसर आएगा। अब तुम्हें पता होना चाहिए कौन सा वाला करेक्ट है। मैं दो तरीके से करा ना, ये पिछला वाला क्वेश्चन दोनों सेम आंसर आया, बट ये क्वेश्चन अगर मैं वैसे काउंट करके करूंगा तो अलग आंसर आएगा, इस तरीके से करूंगा तो अलग आंसर आएगा। अब आपको पहले ये डिसाइड करना है कौन सा मेथड सही है, कौन सा आंसर सही है। हालांकि आप लोगों ने, देखता हूं, और यही समझाने का मेरा पर्पस है कि ये फॉर्मूला हमेशा करेक्ट नहीं है, ये फॉर्मूला हमेशा करेक्ट नहीं है, और अभी जो क्वेश्चन लिखा हूं उससे क्लियर हो जाएगा। 3/8 ही आ रहा है सर। ओके, चलो तो आप लोग, मैं दिखाना क्या चाहता हूँ, सैंपल स्पेस लिखता हूँ। सो अगर हेड आया तो आपने क्या किया, हेड के बाद कॉइन को फिर से टॉस किया, तो हेड मतलब मैं थोड़ा डिटेल में लिखता हूँ, समझो। हमने पहली बार कॉइन को टॉस किया तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा, तो और को सेट के सेंस में यूनियन बोलते हैं ना, और को सेट के सेंस में यूनियन बोलते हैं। तो या तो कॉइन पे हेड आएगा और इट विल गिव यू टेल। इफ हेड कम्स यू टॉस इट अगेन, ठीक है, आ गया। अगर टेल आया था तो यू थ्रो अ डाई, फाइन। चलो अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, तो h के बाद h आ सकता है या h के बाद t आ सकता है। उधर से t के बाद 1, t के बाद 2, t के बाद 3, t के बाद 4, t के बाद 5, t के बाद 6, ये पॉसिबिलिटीज हैं। सो हालांकि मैं ऐसे ही लिख देता हूं, ऐसे ही लिख देता हूं, ठीक। अब बताइए, मैंने पूछा था कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल फॉलोड बाय
इवन। तो ऐसे अगर आप देखोगे जब टेल के बाद इवन तो T2 T4 T6 कितने आए? 3 आउट ऑफ कितने? 8। अच्छा अब मैं थोड़ा दूसरे तरीके से आता हूं। अब सेकेंड तरीके से प्रोबेबिलिटी मैंने बोला टेल फॉलोड बाय इवन, तो टेल एंड इवन। फिर से क्वाइन, अच्छा अब थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा ना। सो फिर से क्वाइन और वो डिपेंडेंट है क्या? पहले क्वाइन पे हेड आया टेल आया, डाई को फर्क थोड़ी पड़ेगा। यस यहाँ पे क्या है? अच्छा एनीवे क्वाइन पे टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/2 हाफ और डाई पे इवन आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 3/6 1/2 इवन नंबर, हाँ 3/6, बात वही है। सो कितना आया? अब आप मुझे बताओ कौन सा आंसर सही है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये आंसर आप लोगों से, और पहले तो मुझे बताओ, आप लोग डिसाइड करो कौन सा आंसर करेक्ट। सेकंड वाला सही है 3/12। तो किसी ने बताया क्यों नहीं? तो सर वो इक्वली लाइकली नहीं है ना। Exactly. इसमें 2 इवेंट पॉसिबल आउटकम्स, इसमें 6 है। यस तो यही पकड़ना था, क्योंकि अभी कुछ लोगों ने आंसर बताया, सबने 3/8 बताया। तो आपको जब आप ये लगाते हो, जब आप ये वाला तरीका लगाते हो फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम्स, तो पहले आपको देखना पड़ेगा कि क्या सैंपल स्पेस के हर आउटकम इक्वली लाइकली है। अब यहाँ पे ध्यान दो आप, पहले तो कुछ लोगों को हजम ही नहीं हो रहा कैसे कैसे क्या चल रहा है। पहले आराम से पहले समझ लो दोनों मेथड, देखो फिर मैं बात करता हूँ। सर हम 12th तक तो यही करते आए थे। जी, और आपको मजे की बात बताया हम अभी, मैंने अब मुझे थोड़ा सा दिक्कत मतलब ये लग रहा है तुम लोगों ने ये क्वेश्चन जो मैं लिखा हूं ना, ये जो है ये एग्जांपल नंबर 7 है, एक्सरसाइज 13.1 एनसीईआरटी क्लास 12। आप चाहो तो अभी खोल के देख लो, ये क्या दस करिए और इसका आंसर उसमें ये दिया हुआ है, फिर भी आप लोगों ने 3/8 बताया, उसमें आंसर ये है, आप चेक करो। यस सर, उन्होंने ट्री मेथड से पहले सारे आउटकम्स बना के एग्जांपल भी दिया है। यस यस, वही मैं यहाँ पे उस तरह से किया हूँ, मैं ट्री बना सकता था, वही मैंने ऐसे किया है। तो आप अगर ध्यान दोगे तो वो ये क्वेश्चन जो मैंने लिखा वो यहाँ पे ये आंसर है, और वहाँ वही यही चीज समझा रखा उन्होंने भी, कि वही समझाने की कोशिश की है कि ब्लाइंडली डोंट अप्लाई दिस फॉर्मूला, जो पिछला वाला फॉर्मूला है ना, सो डोंट अप्लाई दिस फॉर्मूला ब्लाइंडली। फर्स्ट यू हैव टू मेक श्योर कि जो आउटकम्स है सैंपल स्पेस में क्या वो इक्वली लाइकली है। तो चलो मैं चेक करता हूँ पहले कि क्या वो इक्वली लाइकली है। तो वहाँ क्वेश्चन थोड़ा अलग है। हाँ वहां एक कंडीशनल पूछा होगा शायद, मतलब जो भी कुछ, मुझे ये नहीं पता पूछा क्या है, मैं अपने तरीके से पूछा हूँ, सैंपल स्पेस सेम होगा, इजंट इट? यस सर, सैंपल्स हाँ वो पूछा क्या मुझे याद नहीं है, मुझे एक्सपेरिमेंट याद है कि एक्सपेरिमेंट क्या है। अब मैंने अपने तरीके से पूछ लिया, क्योंकि मैं तो दोनों क्वेश्चन में सेम चीज पूछना चाहता था यहाँ पे हालांकि, लेकिन चूंकि हेड के बाद यहाँ इवन आएगा नहीं, क्योंकि हेड के बाद तो पॉइंट टॉस किया मैंने, तो एक्सपेरिमेंट सेम है। तो देखो क्वेश्चन क्या है, ये गलत क्यों हुआ? सो गलत क्यों हुआ? एच की प्रोबेबिलिटी कितनी है बताओ, इस आउटकम की प्रोबेबिलिटी कितनी है? क्या 1/8 होगी? 1/4 हाँ 1/8 नहीं है, दिस इज नॉट 1 आउट ऑफ 8। यहाँ पे क्वाइन पे हेड आने की 1/2 और फिर क्वाइन पे हेड आने की 1/2, तो ये है 1/4। दिस आउटकम अगेन हैज प्रोबेबिलिटी 1/4। T1 की प्रोबेबिलिटी कितनी है इस आउटकम की? 1/12 हाँ अब यहाँ देखो क्वाइन पे टेल आने की 1/2 और डाई पे 1 आने की 1/6, तो 1/2 इंटू 1/6 1/12, इसकी 1/12, इसकी 1/12, इसकी 1/12, सेम लॉजिक से इसकी प्रोबेबिलिटी 1/12 और इसकी प्रोबेबिलिटी 1/12। तो सिंपली आप देख सकते हैं कि ऑल आउटकम्स आर नॉट इक्वली लाइकली, सो वी कैन नॉट डू दैट वे कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, ऐसा नहीं कर सकते हम यहाँ पे, क्योंकि इक्वली लाइकली नहीं है। ये दोनों इक्वली लाइकली अपने में है और ये 6 अपने में इक्वली लाइकली, बट ऑल आउटकम्स आर नॉट इक्वली लाइकली, बट सम हमेशा 1 आएगा, सम चेक कर लो 1 ही आएगा। सो द क्वेश्चन इज, जब हम फॉर्मूला लगाएंगे तो हम देखेंगे कि क्या आउटकम इक्वली लाइकली है। जब ये फॉर्मूला लगाएंगे तो इसलिए लिखा मैंने व्हिच ऑल आउटकम्स आर इक्वली लाइकली, तब ये फॉर्मूला वैलिड होगा, ऐसे काउंट करके डिवाइड नहीं करेंगे, ठीक? ओके देख लो एक बार फिर से। सो दिस इज फाइन, ठीक है ना, दिस इज फाइन। ओके
ओके, अब आगे बढ़ते हैं। तो हमें अब क्या डिफाइन करना अगला? सो नेक्स्ट हमें डिफाइन करना है सिर्फ वहां पे टेल डिपेंडेंट नहीं होगा पॉइंट लॉस। एक्चुअली टेल और हेड क्वाइन एक्चुअली डाई से फ्री है। हाँ, वो जरूर आप जो कहना चाह रहे हो कि लाइक आउटकम्स डिपेंड कर रहे हैं, लेकिन जो क्वाइन मतलब आउटकम इसलिए क्योंकि मैंने वैसे एक्सपेरिमेंट ही बनाए हैं कि हेड के बाद क्वाइन टॉस कर रहे हैं, टेल के बाद वो टॉस कर रहे हैं, बट हेड और टेल जो है वो डाई को इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना। डाई पे 1 से 6 क्या आएगा उसको इफेक्ट नहीं करेगा। मतलब ये टेल आने की प्रोबेबिलिटी हाफ है और इवन आने की 3/6। सो क्या आ रहा है डाई पे वो डिसाइड नहीं करेगा हेड क्वाइन। देखो जब डिपेंडेंट होते हैं दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। जैसे डाई पे 1 से 6 तक क्या आ रहा है, क्या वो डिसाइड करेगा कि हेड क्वाइन पे क्या आएगा? डिसाइड नहीं करेगा। तभी से डाई टॉस करेंगे हम लोग। हाँ हाँ, बट सर जब टेल आएगा तभी तो सर डाई टॉस करेंगे, तो सर डिपेंडेंट तो वही इसी पर। जब ये सही कह रहे हो आप कि जब हेड आया तो हम क्वाइन टॉस करेंगे, टेल आया तब डाई कर। तो यहाँ जो हम लिख रहे हैं वो टेल की ही प्रोबेबिलिटी लिख रहे हैं हम। ये जो हाफ किसकी प्रोबेबिलिटी है वो टेल की ही प्रोबेबिलिटी लिख रहे हैं कि टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। अब जब टेल आया एग्जैक्टली आप तो सही कह रहे हैं, ठीक है डिपेंडेंट है, इट्स फाइन। तो मैंने इंडिपेंडेंट यूज नहीं किया, मैं थोड़ा दूसरा तरीके जस्टिफाई कर देता हूँ, इट्स ओके। सो टेल आया तो हमने क्या कहा इवन। तो इसको थोड़ा मैं वो कर देता हूं T इंटरसेक्शन E, राइट। T मतलब टेल और E मतलब इवन। ओके, सो आपको बताओ मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी से इसको मैं क्या लिख सकता हूं? मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी 13.2 एक साइज था। प्रोबेबिलिटी ऑफ T, प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन T। अब देखो टेल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/2। अगर टेल आया तो इवन आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? 1/2। ठीक है ना? हाँ, सो अब आई थिंक अब जस्टिफाइड है। आई थिंक अब आपको समझ आ रहा होगा। यस, यहां जो यूज किया मैंने मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी, मैंने इस फॉर्मूले का नाम है, ये 13.2 एक साइज में फॉर्मूला है। 13.2 एनसीईआरटी क्लास 12th, मैं इसलिए बेसिक कराया हूं, तो जाके चेक करो। सो इसका नाम है मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो ठीक है, तो मुझे लगता है कि अगर मैं इंडिपेंडेंट बोला हूं तो गलत है, ठीक है फिर से। सो नाउ इट इज जस्टिफाइड, फाइन। हालांकि क्वाइन और डाई मतलब आउटकम्स वो हो रहा है, इफेक्ट हो रहा है ना, क्योंकि हेड आया तो हेड के बाद तुम डाई रोल नहीं करोगे, राइट। टेल के बाद डाई रोल करोगे। ये है कि इवन आने के लिए तो टेल ही आना पड़ेगा ना, कि इवन तक हम कब पहुंचेंगे जब टेल ही आएगा, ठीक ना। दिस इज फाइन, ओके, इसमें कोई डाउट है? ठीक है ना। तो मतलब ये जस्टिफाइड यहाँ, हालांकि लॉजिकली मैं ये अप्लाई कर रहा था बट वो इम्पोर्टेंट कि टेल आने की प्रोबेबिलिटी अगर इवन क्या होगा देन टेल कम्स। तो वही चीज यहाँ पे लिखा मैंने, वही सेम चीज है। सो ओके ओके, दिस इज फाइन। तो बस यहाँ पर्पस तो मेरा ये समझाने का था कि लाइक बिफोर अप्लाइंग दिस फॉर्मूला जस्ट वी शुड मेक श्योर दैट आउटकम्स आर इक्वली लाइकली। ये जो लाइन लिखी है वो देखना पड़ेगा। ओके, 3/12 के अकॉर्डिंग से सैंपल स्पेस क्या बनेगा? सैंपल स्पेस वही है, बट ये है कि आउटकम्स आर नॉट इक्वली लाइकली। सैंपल स्पेस यही है, वो सैंपल स्पेस सही लिखा हुआ है कि हेड आया तो हेड के बाद क्वाइन टॉस किया तो हेड आ गया, टेल आएगा। अगर टेल आया तो डाई रोल किया तो ये आया। अब सैंपल स्पेस इज फाइन, इसमें 8 एलिमेंट्स ही है, बट ईच आउटकम का प्रोबेबिलिटी 1/8 नहीं है। ईच आउटकम डू नॉट हैव प्रोबेबिलिटी 1/8। व्हाई? बिकॉज ऑल आर नॉट इक्वली लाइकली। सर ये लाइकली वाली प्रॉपर्टी उस पे होल्ड हुई ना, ओनली फॉर्मूला पे। हाँ, फिर से रिपीट करो, समझ क्या कह रहा हूं। लाइकली वाली प्रॉपर्टी फॉर्मूला पे नहीं समझे, मतलब इक्वली लाइकली होता तो फॉर्मूला लगाते, यस। अगर नहीं है तो नहीं लगाएंगे। तो ये these outcomes are not equally likely with these outcomes, मतलब all are not equally likely, all do not have equally likely to occur।
ठीक है ना, इसके चांस ज्यादा है आने के, इसके चांस कम है आने के। देखो 1/12 है तो ये कम चांस है आने के, इसके चांस ज्यादा है आने के, 1/4 प्रोबेबिलिटी है। सो दे आर नॉट इक्वली लाइकली। सो 1/8 1/8 नहीं कह सकते हम, क्योंकि हेड के बाद 2 ही पॉसिबिलिटी थी ना, यहाँ टेल के बाद 6 पॉसिबिलिटी थी, तो वो चीज कम हो गई नंबर पे। ओके, सो रैंडम एक्सपेरिमेंट, सैंपल स्पेस, सिग्मा फील्ड, इवेंट स्पेस, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी वही है। अब यह एक्सियोमेटिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, जरा इस पे आते हैं। तो एक्सियोमेटिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, सो ये कह रहा है कि सो एक्सियोमेटिक डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक। सो क्या होगा ये, तो ये डेफिनेशन कहता है कि हाउ टू डिफाइन, देखो, लेट ओमेगा बी अ सैंपल स्पेस and this be sigma field associated to a random experiment, कोई random experiment से associated है, या इसकी जरूरत ही नहीं है, इतना ही काफी है associated का, ठीक है। सो मान लो कि मैं तुम्हें बता रहा हूं कि हमारे पास क्या है, ओमेगा सैंपल स्पेस है और ए जो है सिग्मा फील्ड है। अभी सिग्मा फील्ड जरूरी नहीं पावर सेट हो सैंपल स्पेस का, वो आपने देखा सिग्मा फील्ड क्या होता है कि सिग्मा फील्ड कलेक्शन ऑफ सबसेट है सैंपल स्पेस का, जो वो 3 कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। पहले कंडीशन था कि एम्प्टी सेट उसके एलिमेंट होने चाहिए सिग्मा फील्ड के, फिर अगर ई एलिमेंट है सिग्मा फील्ड का तो ई का कॉम्प्लीमेंट सिग्मा फील्ड का एलिमेंट होना चाहिए, फिर अगर E1 E2 है तो उसका यूनियन उसमें होने चाहिए, है ना, सिग्मा फील्ड होने के लिए ये कंडीशंस है। अगर कोई एक फेल कर रहा तो सिग्मा फील्ड नहीं होगा। तो हमने कहा कि ओमेगा सैंपल स्पेस है, ये सिग्मा फील्ड है। तो जो प्रोबेबिलिटी है कि ये कहना चाहता है प्रोबेबिलिटी इज, सो प्रोबेबिलिटी, हाई प्रोबेबिलिटी मेजर बोलते हैं इसको हम लोग, इज अ सेट फंक्शन। अब इसको सेट फंक्शन क्यों बोल रहा है, तो लोग देखते हो कैलकुलस में क्या लिखता है, वो रियल वैल्यूड फंक्शन है ना, या रियल फंक्शन। तो यहाँ पे क्या है, रियल वैल्यूड तो चलेगा, रियल फंक्शन नहीं बोल सकते इसको हम। इसको क्या बोल रहे हैं, सेट फंक्शन। तुम आधे सुनते होगे ऐसे लिखता है फंक्शन, fx इज अ रियल फंक्शन। सो रियल फंक्शन का मतलब क्या है कि डोमेन रियल नंबर होगा। यहाँ डोमेन रियल नंबर नहीं हो सकता, डोमेन एक सिग्मा फील्ड है। सो प्रोबेबिलिटी इज अ सेट फंक्शन p जिसका डोमेन क्या है, सिग्मा फील्ड, और रेंज अगर लिख लो 0 से 1। सो p एक प्रोबेबिलिटी है which satisfy following condition, which satisfy following conditions। सो प्रोबेबिलिटी होने के लिए 3 कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए। अब क्या है ये 3 कंडीशन, देखो पहली कंडीशन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E शुड बी मोर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल E, क्या लिखूं मैं, बिलोंग्स टू सिग्मा फील्ड या सबसेट ऑफ सिग्मा फील्ड, belongs to, यस, ठीक है ना, बिलोंग्स टू सिग्मा फील्ड। अच्छा इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हो कि E सबसेट ऑफ दिस विल वर्क, ओके, कोई सबसेट ही होगा। तो हालांकि ये लिखना हमेशा सही नहीं होगा, क्योंकि वी कैन नॉट क्लेम दैट all subsets are event in general perspective. No, we cannot claim all subsets are event. तो E जो है सिग्मा फील्ड का मेंबर है, मतलब डोमेन का पार्ट है। आपको पता है ना, प्रोबेबिलिटी एक फंक्शन है जिसका डोमेन सिग्मा फील्ड है। ये कहना, अरे यार क्या हो रहा है ये, सो ये क्या है, ये डोमेन है प्रोबेबिलिटी का,
और ये क्या है, रेंज कहो या कोडोमेन बोल दो अभी तो। सो प्रोबेबिलिटी एक फंक्शन है जिसका डोमेन है सिग्मा फील्ड और कोडोमेन या रेंज है 0 से 1 का इंटरवल। कोडोमेन आर भी कर सकते थे हम। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई शुड बी मोर देन फॉर ई बिलोंग्स टू ए। ए है सेट ऑफ इवेंट्स, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ ए इज इवेंट। अब आओ दूसरा कंडीशन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा मस्ट बी 1, ठीक। तीसरा कंडीशन है कि इफ E1 E2 मान लो इनफाइनाइट तक ले जाओ, these are pairwise disjoint, ठीक, इवेंट्स एक्चुअली पेयरवाइज डिसजॉइंट, और ये कहां मेंबर किसके होंगे, ओमेगा के, ठीक है ना। सो देन disjoint sets in A, then मुझे थोड़ा सा इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा। सो ठीक है, सो आगे होगा देन प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ऑफ ई आईज आई फ्रॉम 1 to infinity। आप फाइनाइट भी ले सकते हो, मैं इन जनरल लिख रहा हूं इसलिए फाइनाइट सब चलेगा। दिस विल बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ई आईज आई फ्रॉम 1 to infinity। तो प्रोबेबिलिटी होने के लिए ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। प्रोबेबिलिटी होने के लिए ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए कि कोई भी मेंबर हो सिग्मा फील्ड के, ये इवेंट है, ठीक है, इसी को बोलेंगे इवेंट। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इवेंट। सो ई जो है, ई इज इवेंट है, जो भी सिग्मा फील्ड का मेंबर है वो इवेंट है, सिग्मा फील्ड का एलिमेंट है वो इवेंट है। एंड ओमेगा सैंपल स्पेस प्रोबेबिलिटी 1 होनी चाहिए, और अगर ये पेयर वाइज डिसजॉइंट है तो उस केस में यूनियन ऑफ ईच ए आई समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी ए आई के इक्वल होना चाहिए, इक्वल होगा। किसी को डाउट है इस डेफिनेशन में? ये एक ज्योमेट्रिक डेफिनेशन है प्रोबेबिलिटी का। अब आगे जो भी प्रोबेबिलिटी यूज करेंगे सब इसी के बेसिस पे आगे चलेगा। सर थर्ड कंडीशन एक बार। हाँ, थर्ड ये बोलना चाह रहा है, जैसे थोड़ा सा इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे ये कहना चाह रहा है कि मान लो दो इवेंट है, थर्ड कंडीशन में एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि E1 एंड E2 आर पेयर वाइज डिसजॉइंट। अभी मैं सिर्फ दो की बात कर रहा हूँ, तो मुझे पहले ये बताओ इसका मैथमेटिकल मीनिंग क्या हुआ? intersection is 5। यस, सो यहां से आ गया कि E1 इंटरसेक्शन E2 इज 5। तो व्हाट इज कंक्लूजन इज कि E1 यूनियन E2 इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 के, और ये आप लोग जानते भी हैं, है ना। Yes. इसी को एक्सटेंड कर लो आप कि मान लो E1 E2 एंड E3। मैं थर्ड पॉइंट को ही 3 सेट के लिए लिख रहा हूं। These are pairwise disjoint। तो इसका मतलब ये हो गया कि E1 इंटरसेक्शन E2 में कुछ कॉमन नहीं है, E2 और E3 में कुछ कॉमन नहीं है, E1 एंड E3 में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये मतलब हुआ। सो देन डेफिनेशन कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 यूनियन pairwise disjoint, pairwise disjoint, then E1 union E2 union E3 will be equal to E1 plus E2 plus E3। यही चीज है, बाकी आप जनरलाइज कर लो। अब अगर मैं n सेट के लिख रहा हूं तो यही कर लूंगा। अब मैं E1 E2 up to En are pairwise। तीसरे पॉइंट से ये सब निकल के आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया यहां से कि EI इंटरसेक्शन EJ is 5 for all I different than J। तो ये कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 union E2 up to En, this will be
ठीक है, क्लियर हुआ ये कि क्या कहना चाह रहा था? यही चीज यहाँ लिखी हुई देख लीजिए अब। तो इसको खोलेंगे तो ये होता E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन E4 डॉट डॉट डॉट, यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 डॉट डॉट डॉट, ये चीज। तो ये तो डेफिनेशन है, ठीक। सर नेक्स्ट पेज कर दीजिए। सर एक सेकंड वेट। जी जी आराम से लिख, ये देख लो, ये देख लो दोनों, ये डेफिनेशन था। इसी में तीसरे पॉइंट को थोड़ा मैंने एक्सप्लेन किया है कि ये तो जनरलाइज केस है तीसरा पॉइंट, इसका कुछ स्पेशल केसेस ये हैं कि अगर 2 सेट है तो ऐसा कहना चाह रहा है, 3 सेट है तो ये कहना चाह रहा है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स हैं तो ये कहना चाह रहा है। वो इनफाइनाइट के लिए मैंने लिखा है, कोई नहीं, मैं नोट कर लो फिर वापस आता हूँ उस पेज पे। सर एक बार बैक करना। जी जी जी। हाँ एक मिनट, अरे वन बाय वन, ये देख लो, इसके आगे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड होगा सर। हाँ हाँ एक मिनट, कर दो सर। वन बाय वन। हाँ सो नाउ सी, सो उसी तीसरे पॉइंट को उसमें एक्सप्लेन कर रहा था कि क्या बोल रहा है, पेयर वाइज डिसजॉइंट का मीनिंग ये है, पेयर वाइज मतलब टेकिंग 2 एट अ टाइम। हो गया ये? एक क्वेश्चन लिखता हूँ, वेरीफाई करो। नो सर वेट। हाँ ठीक है। ओके सर। सर लास्ट पॉइंट थोड़ा सा लिखिए। हाँ देखो लास्ट में क्या लिखा हमने, इस n के प्लेस पे 2 था, यहाँ 2 इवेंट थे, यहाँ 3 इवेंट थे, 3 इवेंट्स वर देयर, E1 E2 E3 E4 E5 E6 अप टू En। n कोई फाइनाइट नंबर है, मान लो n 100 है मान लीजिए आपके पास, सो E1 E2 E3 E4 E5 E100, देयर आर 100 पेयर वाइज डिसजॉइंट इवेंट्स, है ना, these are all events, these are all events, so there are 100 events, then union of probability of E1 union E2 union E3 union E4 E5 E6 up to En, तो यहाँ En तक गया है, ये डॉट 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 अप टू En, so this is probability of E1। क्या डिफरेंस है, यहाँ एक बार probability यूनियन पे लगी हुई है, अब ये हर सेट पे अलग अलग probability है, तो probability of unions is equal to sum of probabilities, probability of E1 plus probability of E2 and so on up to probability of En। और यहां फिर से ध्यान रखना है कि ये तब वैलिड है जब पेयर वाइज डिसजॉइंट है, मतलब आप ध्यान देना, देखो इक्वल लगा हुआ है, तो ये इक्वल कब होता है, जब ये रेस्ट्रिक्शन है, ये रेस्ट्रिक्शन है तब इक्वलिटी आएगा। ये सब क्वेश्चंस करेंगे तो क्लियर होगा, जैसे कभी क्वेश्चन किया हमने पीछे तो थोड़ी क्लियर होगी कहाँ गलती कर सकते हैं, कभी क्वेश्चंस इस पे करेंगे तो क्लियर होगा। हो गया।
जैसे देखो एक क्वेश्चन लिखता हूँ, मान लो ऐसा है, एक क्वेश्चन 1 है, तो पहली बात ये है कि एक सैंपल स्पेस देता हूँ आपको मैं, सैंपल स्पेस है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। सो ये आपका हो गया सैंपल स्पेस, और दिस बी अ सैंपल स्पेस। अब आपको किसी कोई भी एक पॉइंट ले लो इसमें से, मान लो प्रोबेबिलिटी एट आई, किसी आई की प्रोबेबिलिटी है 1/2 की पावर आई, है ना। सो फॉर आई जो होगा, आई बिलोंग्स टू ओमेगा, मतलब आई कोई भी मेंबर है उसमें से, ओमेगा में से, ठीक है। तो पहले बात तो आपसे पूछा जा रहा है कि इज पी अ प्रोबेबिलिटी फंक्शन, तो आपको इसका आंसर यस नो में देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे दो ऑप्शन है, या तो यस होगा या नो होगा, देखो करके, क्या ये प्रोबेबिलिटी फंक्शन होगा? दूसरा क्वेश्चन पूछ लो, आउटकम्स ऑफ ओमेगा आर इक्वली लाइकली, जस्ट छोटे छोटे ऑब्जर्वेशंस हैं। हालांकि इनफाइनाइट नंबर ऑफ आउटकम्स हैं, स्टिल आई एम आस्किंग वेदर इट इज इक्वली लाइकली। सर होगा प्रोबेबिलिटी फंक्शन। यस, सो डिसाइड कैसे करेंगे? तो सिंपली जो प्रोबेबिलिटी फंक्शन की कंडीशंस थी वो चेक करने हैं आपने। जैसे मान लो चेक, इसका आंसर कहां से मिलेगा? तो ये जो डेफिनेशन है, ये जो 3 कंडीशन थी, इन तीनों को सेटिस्फाई कराना पड़ेगा। जैसे सोच रहे हो सिग्मा फील्ड क्या है, कुछ नहीं दिया तो पावर सेट सैंपल स्पेस का समझ लो, वो है। जहां पे सिग्मा फील्ड नहीं दिया हुआ, वो पावर सेट है सैंपल स्पेस का, ठीक है ना। तो सिंपली सेटिस्फाई करेगा, आप देख लो कंडीशन। सो लाइक ये है कि पहली कंडीशन जैसे था कि हर आउटकम की, तो आप देखो 1/2i हमेशा मोर देन इक्वल टू 0 होगा, चाहे कोई भी i ले लो। अब i को 1 रखोगे तो 1/2, 2 रखोगे तो 1/4, i को 3 रखोगे 1/8, 4 रखोगे 1/16, तो नेगेटिव तो आना नहीं है कभी। तो पहली कंडीशन ओके है। दूसरी कंडीशन था कि समेशन लेके देखो इसका 1/2i, i फ्रॉम जो भी है 1 से इंफिनिटी, चेक करो क्या ये 1 आ रही है, ये देखना है आपको, ठीक है ना। तो समेशन लेके, क्योंकि सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1 आनी चाहिए, तो i की वैल्यू सैंपल स्पेस में से उठा लो, तो सबको ऐड कर दो, समेशन लगाओ इस पे, तो समेशन लगाओगे तो 1 आ रही है क्या? यस। अब तीसरी कंडीशन बहुत यूजुअल है कि कोई भी आप 2-3 सेट लेके चेक कर सकते हो, कि यू टेक एनी, सो उसको आप पेयर वाइज डिसजॉइंट में ब्रेक करके देन यू कैन राइट एज अ सम। सर सेकंड वाली कैसे प्रूव करनी? जी, सेकेंड वाली में जैसे आप हम लोग प्रूव करेंगे, तो सेकेंड वाली है ये दिखाना है कि 1/2 की पावर i फ्रॉम 1 टू इंफिनिटी क्या आएगी। इसको ओपन करते हैं, तो ये ओपन करेंगे तो आएगा 1/2, फिर 1/2 स्क्वायर, 1/2 क्यूब, ऐसे चलता रहेगा इनफिनाइट तक। अब आप ये देख पा रहे होंगे कि ये ज्योमेट्रिक है इनफिनाइट सम के लिए, इनफिनाइट टर्म्स का ज्योमेट्रिक सम है 1/2। तो फर्स्ट टर्म कितना है इसका? 1/2, और कॉमन रेशियो कितना चल रहा है? ये भी 1/2। तो आप आइडेंटिटी जानते हैं, ऐसा होता है a प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर क्यूब, सो इनफिनाइट टर्म तक, इनफिनाइट तक, ठीक है। ये होता है a/1 माइनस r इफ मॉड r इज लेस देन 1, ठीक है। ये इन्फिनिटी हो जाएगी अगर r मोर देन 1 हुआ तो, ठीक। सो तो ज्योमेट्रिक सम, हाँ सर एक्चुअली प्रोबेबिलिटी तो नहीं होगी ना, प्रोबेबिलिटी फंक्शन नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? सम 1 ही आ रहा है, 1 नहीं आ रहा है, अभी मैं कर रहा हूं, देखो 1 आएगा, अभी चेक करो, देखो। सो ए आर स्क्वायर, यू कंपेयर विद दिस फॉर्मूला,
यू कंपेयर विद दिस फॉर्मूला, तो ए के प्लेस पे आपका हाफ है, आर के प्लेस पे भी हाफ है, यू चेक। तो ये आपका हो जाएगा ए जो कि है हाफ, 1 माइनस आर, आर इज ऑल्सो हाफ, तो कितना हो गया, हाफ अपॉन हाफ, कितना है 1 हाथ हो गया। चेक करो, ठीक है, तो हाफ हो गया, ओके। अब यूनियन लोग जैसे मान लो हमारे पास, अब सिंपल ये है लॉजिक, जैसे अब तुम प्रोबेबिलिटी जब निकाल रहे होगे किसी सेट पे, हमने कहा मान लो मैं ऐसा बनाता हूँ, कोई पेयर वाइज डिसजॉइंट बना लो, A1 जैसे ले लिया मैंने 1, A2 मान लो तुमने सिर्फ ले लिया 2 फॉर एग्जांपल, क्योंकि हमें तो यहाँ प्रूफ नहीं लिखना है एग्जाम में, चूंकि हमें तो बस डिसाइड करना है कि नहीं है, लेकिन ट्यूशन हमारे पास होना चाहिए क्योंकि कैसे चेक करें। सो इस तरह मैं लूंगा, मान लो ऐसे चल रहा है, इसी तरीके से मान लो ऐसा मैंने कंस्ट्रक्ट किया सपोज, फिर तुम क्या होगा यहाँ से, अगर तुम सबका यूनियन ले लो, है ना, यूनियन ऑफ ऑल ए आईज आई फ्रॉम 1 to, मैं ऐसा दिखा रहा हूँ, तो ये सम ऑफ हो जाएगा ना, कहने मतलब ये यू चेक वेदर इट इज सेटिस्फाई और नॉट, ये सेटिस्फाई कर जाएगा, क्योंकि जो सैंपल स्पेस हो गया 1 आ जाएगा, वो भी 1 आ जाएगा हर पॉइंट पे, यूनियन क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा ये तुम्हारा सैंपल स्पेस, और ये तो तुम अलग अलग ऐड करके देख लो, 1/2 स्क्वायर, ये तो एग्जांपल दे रहा हूँ, तुम 2 के लिए चेक कर लो चाहो तो। सो ये ऑब्वियसली तुम वेरीफाई करोगे तो ये ट्रू मिलेगा, तीसरा कंडीशन भी, तीसरे में दिक्कत नहीं आएगी। मेनली जो इम्पोर्टेंट है वो पहला दूसरा कंडीशन है, तीसरे में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो थर्ड कंडीशन है यहाँ पे चेक करने को कि ये जो तीसरा है इसमें कोई दिक्कत नहीं, ये ऑलरेडी इन जनरल ट्रू होगा, तो ये तो ट्रू होगा ही, मतलब ये तो इन जनरल ट्रू होगा, बस तुम्हें ये मेनली ये 2 वेरीफाई करने हैं। और आप पीएमएफ और पीडीएफ जो देखते हो उसमें भी यही दोनों मेनली रिक्वायर होता है ना, आपको याद होगा, अगर पीडीएफ और पीएमएफ की डेफिनेशन जिसको याद आती है, यही दोनों इंपॉर्टेंट है, ये तीसरा यूजुअल है, मतलब ऑब्वियस ये प्रूव्ड है, इन जनरल प्रूव हो जाएगा। सब इक्वल टू 1 वो है और जी देखो, हमें क्या करना था, मैं इधर करता हूँ, देखो हमें जैसे यही मैं कर रहा था यहाँ पे, सो देखो मुझे दिखाना है, मैं इसको करके दिखाता हूँ फिर से, मुझे दिखाना है कि मुझे क्या दिखाना है कि सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी 1 आएगी, ये मुझे चेक करनी है, तो मैं फाइंड करता हूँ, देखो सो प्रोबेबिलिटी सैंपल स्पेस में क्या क्या है, 1 2 3 4 इस तरह से है, ठीक। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको अलग अलग लिख रहा हूँ, मतलब 1 पे क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 1 पे कितनी प्रोबेबिलिटी है बताओ, 1/2 की पावर 1, हाँ 2 पे कितनी, 1/2 स्क्वायर, देखो यहाँ लिखा हुआ है ना 1/2 की पावर आई, तो आई तुम कुछ भी ले सकते हो, ये लिखा है, इसमें लिखा 1/2 की पावर आई यू कैन चूज एनीथिंग फ्रॉम दिस, तुम 1 भी ले सकते हो, 2 भी ले सकते हो, 3 भी, 4 भी, कुछ भी ले सकते हो तुम, तो टोटल 1 आना चाहिए, ये डिसाइड करना है कि टोटल 1 आने चाहिए। तो 2, जब आई को 2 रखूंगा 1/2 स्क्वायर, आई को 3 रखूंगा 1/2 का क्यूब, आई को 4 रखूंगा 1/2 की पावर 4, डॉट 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 चल रहा है। अब तुम इससे कंपेयर करो, देखो ये हाफ, इसको मैं लिख सकता हूँ हाफ इंटू हाफ, इसको लिख सकता हूँ मैं हाफ इंटू हाफ का स्क्वायर, इसको लिख सकता हूँ हाफ इंटू हाफ की पावर 3। अब तुम कंपेयर करो, इसको कंपेयर करो इसके साथ, बताओ ए की जगह क्या दिख रहा है तुम्हें, ए के प्लेस पे क्या है 1/2, हाँ, और आर के प्लेस पे क्या है 1/2, सो व्हाट वी आर फाइंडिंग, ए इज हाफ, आर इज ऑल्सो हाफ, और ये आर लेस देन 1 है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, मॉड आर लेस देन 1 है, तो फॉर्मूला इसका ये होता है, फॉर्मूला क्या होता है, a/1 माइनस आर, ए की जगह हाफ है, आर की जगह भी हाफ है, तो ए को हाफ रख दिया, 1 माइनस हाफ, तो यहाँ हाफ हो गया, 1 में से हाफ घटाओगे कितना आएगा, हाफ, तो हाफ। अब इसको आप कैंसिल कर दो, कितना आ गया 1 आया कि नहीं, तो ये कैंसिल करके 1 आ गया। तो ये दिखाना था, मेनली यही दिखाना था, पॉजिटिव होना चाहिए, ओमेगा 1 आना चाहिए, मेनली ये 2 इंपॉर्टेंट। ओके, एक और लिख देता हूं, देखो ठीक
तरह ही प्रूव होगा ना। हाँ, थर्ड को प्रूव करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, क्योंकि थर्ड इन जनरल करेक्ट है, मतलब थर्ड इन जनरल ट्रू होगा। एनीवे हाँ, उस तरह से ही है, जैसे तुमने E1 E2 अलग अलग कंस्ट्रक्ट कर लो और कंस्ट्रक्ट करके चेक करो, यूनियन की अलग प्रोबेबिलिटी निकालो, इसकी अलग फाइंड करो, चेक करो इक्वल आ रहा है क्या। ये कहने का मतलब है कि यू कंस्ट्रक्ट डिफरेंट, मतलब मैंने मतलब यहाँ पे तीसरा तो ये था, तो कितने भी ले लो, फाइनाइट या इनफाइनाइट कितने भी कंस्ट्रक्ट कर लो। हाँ, उस तरीके से ये सेकेंड तरीके से तुम उस तरह से कर लो। बस तुम्हें वेरीफाई करना है कि इसकी प्रोबेबिलिटी और इसकी प्रोबेबिलिटी सेम आएगी क्या, जब मैं पेयर वाइज डिसजॉइंट सेट लूंगा तब, ठीक है ना। मुझे डिफरेंट डिसजॉइंट लेना है, यूनियन करके प्रोबेबिलिटी और उसकी प्रोबेबिलिटी सेम ही आएगी। सो इसमें ज्यादा चेक करने की जरूरत नहीं है, जैसे आपको कोई क्वेश्चन होगा मेनली ये दो काफी होंगे क्योंकि हमें सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं लिखना, मैं एग्जाम के लिए पढ़ा दूं, सब्जेक्टिव के लिए उतना वो नहीं कैसे उसका लिखना है। सो मेनली तुम्हारा ये सेटिस्फाई, दैट्स फाइन। जैसे एक और देख लो, एक क्वेश्चन बिना फार्मूले के सम कर रहे हैं तो एक नहीं आ रहा सर। बिना फार्मूले क्यों नहीं है, कैसे कर रहे हो सम बताओ, क्यों एक नहीं आ रहा बिना फार्मूले के। 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब, हाँ यस, करोगे कैसे सम, इतने इनफाइनाइट तक है, कब तक जोड़ोगे। जैसे 4 ही अगर लेते हैं कर सकते हैं, तो 4 का 1 क्यों आना चाहिए, इन तक का ही आएगा। आर को अगर हम सिर्फ कुछ भी लेते हैं, जैसे जहां तक कर सके। नहीं, तुम्हारा पॉइंट नहीं समझे तुम। जैसे तुम कितने ऐड करना चाहते हो, तुम क्या कहना चाह रहे हो कि मैं अगर a को, मतलब अगर मैं क्या कहना चाह रहे हो, जैसे E1 लूं, मैं क्या ले दिया था मैंने E1, चलो मान लो E1। जैसे फार्मूले में कुछ भी पुट कर सकते हैं ना आर को, तो हाँ, कौन किस फॉर्मूले में, किस फॉर्मूले में, इसमें यस सर, a/1 - r वाले में। हाँ हाँ, तो जैसे अगर 4 तक करते हैं, r को 4 लेते हैं, तो उस टाइप नहीं आ रहा है। अरे तो R4 क्यों लोगे, R इज कॉमन रेशियो, व्हाई विल यू टेक R4। सर ये डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट हो जाता है ना, r छोटा होता है तो डाइवर्ज हो जाता है 1 से, मतलब कि कन्वर्ट हो जाता है, r बड़ा होगा 1 से तो डाइवर्ज हो जाएगा। लेकिन मुझे समझ नहीं आया पर्सपेक्टिव तुम्हारा, जो R को 4 ले रहे हो, क्यों R को 4 लेना है तुम्हें, ये मुझे बताओ, क्यों जरूरत पड़ी उसकी। हमें तो इसका सम चाहिए। देखो हमें क्या करना होता है कि जो भी पीएमएफ डिफाइंड है, देखो फिर से हमारे पास क्या क्वेश्चन था, मेरे पास क्वेश्चन ये था कि सैंपल स्पेस है 1 2 3 से इनफिनाइट तक है, ये डॉट 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 है, ये इनफिनाइट है मेरे भाई, और प्रोबेबिलिटी किसी भी एक पॉइंट पे, जैसे 1 पे प्रोबेबिलिटी दे रखा है 1/2, 2 पे दे रखा है 1/2 स्क्वायर, 3 पे दे रखा है उसने 1/2 क्यूब। तो ऐसे लिखने के बजाय, ऐसे लिखता इतना सारा, इतना लिखने के बजाय उसने ऐसा लिख दिया कि कोई भी i एक नंबर है जिसपे तुम्हारा प्रोबेबिलिटी है 1/2 की पावर i तुम कुछ भी ले सकते हो, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अब तुम्हें प्रोबेबिलिटी चेक करने के लिए ये चेक करना पड़ेगा कि जो सैंपल स्पेस है इसकी प्रोबेबिलिटी 1 आ रही है कि नहीं। तो मुझे तो ये चेक करना है कि ओमेगा की प्रोबेबिलिटी 1 आ रही है, ओमेगा क्या था 1 2 3 सो ऑन। अब मैं हर पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी मुझे ऐड करनी पड़ी, इसका मतलब हो गया समेशन 1/2 की पावर i फ्रॉम 1 से इंफिनिटी, मैं हर पॉइंट पे प्रोबेबिलिटी ऐड कर दूंगा। अब इसमें R4 सम किया जाए तो इसका सम किया जाए, अगर हम 3-4 पॉइंट तक ही सम कर ले तो वह नहीं आ रहा नंबर। तो 1 क्यों चाहिए तुम्हें, 3-4 पॉइंट तक सम किसने कहा बनाना चाहिए, कहाँ लिखा है 3-4 पॉइंट तक बनाना चाहिए। जो भी आपका आ रहा सही आ रहा है। अगर आप इसका प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो 1 का तो 1/2 है, अगर किसी ने सेट लिया 1,2 तो इसका होगा 1/2 प्लस 1/2 स्क्वायर, तो ये हो गया 1/2 प्लस 1/4, कितना आ जाएगा ये 3/4 आ गया। 4 तक लोगे 1 2 3 तो 1/2 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब, तो पहले तो 3/4 था प्लस 1/8 तो 7/8 हो गया। तो 1 क्यों आना चाहिए, जो आंसर वही तो आएगा, 1 क्यों आएगा। सर वो तो इसने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्ट करा है ना कि उससे 1 आ रहा है। क्या कंस्ट्रक्ट कर रहे हो आप लोग, मुझे समझ नहीं आता, कंस्ट्रक्ट क्या कर रहे हो आप लोग। 4 इवेंट, उसने ये थोड़ी कहा था कि 4 इवेंट का 1 आना चाहिए, तुम लोग गलत समझ रहे हो।
जो तीसरा कंडीशन है वो ये थोड़ी है कि 1 आना चाहिए। तीसरा कंडीशन तो ये है कि तुम कितने भी सेट लो यूनियन और सम इक्वल होने चाहिए। 1 आने कहाँ बोल रहा है कि 1 होना चाहिए? तुम 4 सेट लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसमें कहाँ कह रहा है 1? 1 तो बस इस पे कह रहा आना चाहिए, इसमें 1 आने की कहाँ कह रहा है 1 आना चाहिए? बस ये कि अलग अलग जोड़ो या एक साथ यूनियन ले करो, दोनों सेम रहने चाहिए। 1 कहाँ बोल रहा आना चाहिए इसमें? जैसे इसका ये मैं एग्जांपल लेकर समझाता हूँ। सेट कंटेनिंग 1 2 ये कहना चाह रहा है कि 1 पे ऐड करो और 2 पे ऐड करो, ये आंसर और ये आंसर सेम आना चाहिए, ये कहना चाह रहा है ये। अगर 2 सेट लिया मैंने तो 1 क्यों होगा? जो बताओ 4 क्या ले रहे हो तुम, बताओ, मैं वो करके देखता हूँ फिर मुझे समझ आएगा तुम कहाँ गलती कर रहे हो। क्या कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तुम, किसको 1 लाना समझ गए सर, हम समझ गए। ओके सर। जैसे मैं चलो तुमसे क्वेश्चन पूछता हूँ यहाँ पे, अब इससे मैं तीसरा पॉइंट, इसका आंसर यस हो गया। अब बताओ क्या इसका हर आउटकम में कोई लाइकली है? नो सर। हाँ, तो इसका आंसर नो है। ओके, क्योंकि अलग अलग तुम देख रहे हो, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग मास है। अब क्वेश्चन ये है कि फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कंटेनिंग ऑल इवन नंबर। इवन नंबर, वो उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी बताओ जिसके अंदर इवन नंबर है। मान लो मैं एग्जांपल देता हूँ, ई में है 2 4 6 8 10 डॉट 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 डॉट। अब बताओ मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या आएगी, मैं ये पूछ रहा हूँ तुमसे। इस ई सेट की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? अब वो फॉर्मूला है ना, वो तो फेवरेबल आउटकम वाला चलेगा नहीं। हाँ बताओ क्या बता रहे थे आप? 1/3। बाकी लोग बताओ क्या 1/3 आपका भी आ रहा है? ये मैंने एक इवेंट दिया, इवेंट ठीक है ना, ये एक इवेंट दिया। इवेंट क्या है? सबसेट है सैंपल स्पेस का। अभी तो जब सिग्मा फील्ड स्पेसिफाइड नहीं है, कोई भी सबसेट इवेंट होगा, तो ये एक सबसेट है सैंपल स्पेस का, तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लो। कैसे निकालो कि हर पॉइंट में प्रोबेबिलिटी ऐड कर लो। अभी 2 लोगों का ही आंसर है, बाकी का आ गया। तो यहाँ क्या होगा? 2 पे प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2 स्क्वायर। 4 पे प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2 की पावर 4। 6 पे, ये सब एग्जांपल्स करा रहा हूँ, विकर-वर्की का एग्जांपल है, विकर-वर्की वाली बुक में एग्जांपल है ये भी। सो 1/2 की पावर 6, ठीक है, 1/2 की पावर 8। चलो इसको ऐड करो, इनफिनाइट तक है, तो फिर से वही फॉर्मूला लगा लो, a/1 - r वाला। भाई तो पहली बात, a/1 - r इनफिनाइट टर्म के लिए वैलिड है, यानी कहीं भी लगा दो उसको। तुम्हें फॉर्मूले को समझना पड़ेगा, यही तो समझना है। ये जो फॉर्मूला है ये डॉट 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 डॉट, तुम्हें याद होगा a + ar + ar स्क्वायर अप टू n टर्म्स। तो nth टर्म होता है ar की पावर n-1, इसका फॉर्मूला होता है a × r की पावर n-1 अपॉन r-1, ये होता है, ठीक है ना, फाइनाइट टर्म के लिए। देखो यहाँ लास्ट टर्म पता है तो फाइनाइट टर्म है, यहाँ इनफिनाइट टर्म है, तो इनफिनाइट सम के लिए ये फॉर्मूला a/r। फाइनाइट टर्म के लिए फॉर्मूला है, तुम्हें याद होगा जीपी क्लास 9 10th में था, शायद 11th में भी था जीपी। तो a/r की पावर n-1 अपॉन r-1, ये फॉर्मूला है जीपी का फाइनाइट टर्म के लिए। तो 4 टर्म के सम निकालना इस फॉर्मूले से निकालो, 10 टर्म के सम निकालना उससे निकालो। ओके, तो मैं कहाँ पे था? अच्छा यहाँ लिख रहा था इसमें। 1/3 आ रहा था। चेक को बताओ तुम्हारा क्या आ रहा है, वेरीफाई करो, ठीक है ना। सो a/1 - r, देखो इनफिनाइट टर्म यहाँ भी है, जहां भी इनफाइनाइट टर्म में कोई एंड नहीं है तब ये फॉर्मूला आएगा a/1 - r। a इज फर्स्ट टर्म, r है 1/4 ही, तो 1 - 1/4, तो 1/4 अपॉन 3/4, 4 4 कैंसिल, 1/3। चेक करो बाकी लोग। तो ये इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। ऑड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी? ये तो इवन की हो गई, ऑड की प्रोबेबिलिटी क्या है? 2/3 ना, हाँ 2/3। यस। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन निकाला हमने तो 1/3 आया।
प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर्स निकालेंगे तो 2/3 आएगा। अब देखो वो वाला लॉजिक फेल हो रहा है जो लगता है ना इवन ऑड आधा आधा होगा। देखो सैंपल इसमें से क्या था 1 2 3 4, तो आधा ऑड आधा इवन, लेकिन प्रोबेबिलिटी इक्वल तो नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल लाइकली नहीं है। हेलो सर। जी सर यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी डिफाइन की गई है वो p of i equal to 1/2 raised to the power i डिफाइन की गई है। यस यस। तो अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है p of i, j मतलब दो एलिमेंट है, हाँ तो उसका प्रोबेबिलिटी होना चाहिए 1/2 raised to the power i plus j। यस नहीं सी आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ i कॉमा j, आप दो एलिमेंट पे प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं, तो इसका मीनिंग होगा, इसको मैं ऐसा लिखूंगा, ध्यान से देखिए आप, दिस यूनियन दिस, इसको मैं ऐसा लिखूंगा, और दोनों डिसजॉइंट है, हाँ या ना? ये सेट डिसजॉइंट है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी मैं इसको ऐसा लिखूंगा, डेफिनेशन का तीसरा पॉइंट। और इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? ठीक, हाँ, तो ये नहीं कि जल्दीबाजी में जो आप कह रहे थे 1/2 की पावर i प्लस j, नहीं, ये गलती नहीं करनी। तो ये लॉजिक है। तो मैं इसका थ्योरम के तौर पे लिखा देता हूं, तुम बोले तो ये थ्योरम ही लिखा देता हूं। देखो तो ये कहता है क्या कि मान लो ऐसा है, इफ जैसे कोई आउटकम है आपका, है ना, तो जैसे मान लो ओमेगा है, चलो सैंपल स्पेस में कुछ एलिमेंट्स हैं W1 W2 W3 डॉट डॉट डॉट, कुछ एलिमेंट्स हैं मान लो। अब आपका कोई ए सबसेट है ओमेगा का, ठीक है ना, तो होता क्या है, ये तो फाइनाइट या इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है, तो मैं चलो फाइनाइट के लिए बात कर लेता हूँ कि चलो मान लो यहाँ पे कुछ n फिक्स कर दिया मैंने अभी तत्काल, दिस, और मुझसे अगर पूछता है कोई कि इवेंट ए है एंड ए कोई इवेंट है मान लो जिसमें है, चलो मान लो W1 से लेकर WK तक, अभी ये कंफ्यूज नहीं होना ये क्या है, K मान लो लेस देन n है, सो W मतलब मान लो इसमें 100 एलिमेंट है और यहाँ 40 है एग्जाम्पल के तौर पे, तो मुझे अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ A निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, मैं सब पे अलग अलग ऐड करूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ W1, अगर मुझे A की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो मैं एक बार साथ लिख देता हूँ, फिर बाद में अलग अलग कर देता हूँ। अगर मुझे ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो मैं क्या करूंगा इसको, सो मैं अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालूंगा, W1 पे जो प्रोबेबिलिटी है वो, W2 पे है वो, और ऐसे चलता रहेगा कहाँ तक, WK तक। इज इट फाइन? सो एक एक एलिमेंट की प्रोबेबिलिटी लो और ऐड करो, WK, ठीक है, तो इस तरीके से मान लो। तो जब ऐसे एलिमेंट्स होंगे तो इसके मास प्लस इस पे मास प्लस इस पे मास सबका अलग अलग ऐड करना है, इस तरीके से। हाँ, तो इसीलिए जब कोई बच्चा अगर कोई पूछेगा क्या प्रोबेबिलिटी है, जैसे हमने पूछा था इवन की, जैसे मान लो मैं ऑड की पूछ ली 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ लिया मैंने आपसे, तो यहाँ पे आप 1 की प्रोबेबिलिटी अलग निकालोगे, 3 की अलग निकालोगे, ऐसे चलता रहेगा आपका, 1 की 3 की 5 की 7 की, ऐसे करके ऐड करोगे। फिर उसको आप ऐसे भी देख सकते हो 1/2 की पावर 1 1/2 की पावर 3, ये भी फिर a/1 माइनस r से कर लो, देखो 1/2/3/4, तो ये 2/4 सॉरी 2/3 आ गया, 2/3 आ गया, वैसे भी आ गया, उधर से भी आ गया था ना, इवन का जब आया था 1/3 तो ऑड 1 माइनस 1/3, वो भी करेंगे फॉर्मूला। थोड़े से बुक्स उठाओ कोई भी, जैसे अभी अब जैसे मैं शुरू किया हूं मैंने, तो तुम क्या करो क्लास के बाद ऐसे ही सिर्फ क्लास के भरोसे रहो, थोड़े से बुक्स भी उठा लो, कोई भी जो मैंने आज पढ़ाए, प्रसन्ना साहू उठा लो, गुप्ता कपूर उठा लो, प्रभात की उठा लो, या कोई भी जो बुक तुम फॉलो कर रहे हो वो देखो, देखो उसमें कि क्या डिफाइन किया उसने, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या लिखा है, सैंपल स्पेस क्या है, इवेंट क्या है उसका, उसने प्रोबेबिलिटी को कैसे डिफाइन किया है, एक बार पढ़ जाओ, एग्जांपल से एक बार कर लो, तो एक बार मेरे साथ हो गया, एक बार बुक में हो गया, तो एक बार क्लियर हो जाएगा। कुछ डाउट फंस गए तो नेक्स्ट क्लास में एक पेज पे लिख लो, डाउट अगर फंस रहा है तो एक जगह लिख लो, एक डायरी बनाओ डाउट वाली, उसमें लिख लो ये डाउट है, जब क्लास में मौका मिले पूछो। तो इस तरह से करो, पूरे साल ऐसे ही फॉलो करो। फिर अभी क्वेश्चंस मैं अभी कराऊंगा, अभी थ्योरीज करा रहा हूँ, क्वेश्चंस में जैम कभी भी कराऊंगा पेपर्स के,
सर डिसजॉइंट होंगे ना सब? कौन से वाले? W1 W2। हाँ ये एक्चुअली ये एलिमेंट्स लिखा मैंने जो 1 2 3 4 5 इस तरह से, यस। सो ये डिसजॉइंट पेयर में ब्रेक किया हमने, यस। डिसजॉइंट में ही सम कर पाएंगे। तो आगे कुछ है नहीं ना, देखो तो थोड़ा सा मैं आता हूँ उस पर। जी जी, तो टाइम भी हो गया होगा ना? हाँ ठीक है, टाइम भी हो गया। नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो अभी मैंने जस्ट आज क्या किया, डेफिनेशंस देखे हमने। तो एक बार देख लो, इसमें कुछ डाउट हो तो बताओ। तो क्लास ही खत्म करेंगे आज, तो अभी आगे करेंगे कंटिन्यू। जस्ट थोड़े सा टाइम निकालो, जैसे क्लास और लाइव क्लास जरूर करो, क्योंकि बच्चे रिकॉर्डिंग के भरोसे मत बैठना, रिकॉर्डिंग में सीख नहीं पाओगे, सीखोगे लाइव में ही, क्योंकि अटेंशन उतना नहीं होता ना रिकॉर्डिंग में। ये है। ठीक है ना? सो अभी हमने क्या किया है, देखो बता देता हूँ बस कि हमने यहाँ से स्टार्ट किया, रैंडम एक्सपेरिमेंट किया, सैंपल स्पेस, अलजेब्रा ऑफ इवेंट, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, एक्सोमेट्रिक डेफिनेशंस। यहाँ तक हमने टर्म्स के डेफिनेशन देखे और साथ में थोड़े बहुत बेसिक्स इस पे क्वेश्चंस मतलब ऐसे ही समझने के लिए किया है। तो बस लाइव क्लास करो, साथ में कोई एक बुक उठाओ, थोड़ा एक बार बस देख जाओ, हो गया। बाकी ऐसे ही बस इतना ही करना है, थोड़े बहुत टाइम देते रहो। ठीक है, तो आगे कंटिन्यू करूँगा यहाँ से। प्रोबेबिलिटी एक बार पूरा ये टॉपिक करा दूंगा, थ्योरी खत्म। फिर इस पे बेस जो भी जैम में क्वेश्चन आए 2005 से लेके 2023 तक जैम में या गेट में, वो खुद ही मैं करा दूंगा। मतलब अभी टॉपिक वाइज करेंगे, फिर उसके बाद फिर ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है, बाकी आपके कुछ सजेशंस हो, कुछ है ना एडवाइस हो, तो मुझे बता सकते हो, सही सर को बता सकते हो। ठीक है, सो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड गुड नाइट। थैंक यू सर। Right, sir.